फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लगाया नया हाई। रिलायंस, M&M, HDFC और भारती ने भरा जोश। मिड कैप में ज्यादा तेजी। मेटल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। आज JSPL, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर में 2 से 3% का दिखा उछाल। वहीं रियल एस्टेट, ऑटो और फार्मा के साथ NBFC स्टॉक्स भी भागे। किरित पारिक कमेटी ने नेचुरल गैस प्राइसिंग फार्मूले पर सरकार को सौंपी रिपोर्ट। पुरानी फील्ड से अधिकतम कीमत $6.5 प्रति यूनिट तय करने की सिफारिश। नेचुरल गैस को GST के तहत लाने का प्रस्ताव। कल आएंगे नवंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े। 18% बढ़ सकती है टाटा मोटर्स और मारुति की सेल्स। वहीं M&M बेच सकती है 40% गाड़ियां। हालांकि ट्रक और ट्रैक्टर की डिमांड में दिख सकता है दबाव। और आज आएंगे दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े। सालाना आधार पर 8.4% से घटकर 6.4% रह सकती है ग्रोथ की रफ्तार। सर्विस सेक्टर में अच्छी बढ़त संभव, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिख सकती है सुस्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल, मेरे साथ हर्षदा। और अगले 1.5 घंटे में हम आपको मार्केट की स्ट्रैटेजी समझाएंगे। उसके अलावा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर हमारा एक दमदार पैनल जुड़ेगा जो आपको खूब सारी ट्रेड्स देगा। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और भी बातें बताएंगे। लेकिन एक बार जरा मार्केट पर एक कर्सरी लुक दे देते हैं। मार्केट, जैसा हमने हेडलाइंस में कहा, वो जो फेड चेयरमैन है उनकी स्पीच से पहले कंसोलिडेट करा, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ। और ये एक पैराबोला फेज का एग्जांपल। निफ्टी ने आज वापस ऑल टाइम हाई लगाया। 3rd डे रनिंग जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। सारे सेक्टर इंडिसेस अच्छे कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी। और काफ़ी सेक्टर रोटेशन है। मिड कैप्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। ऑटोज़ में बाइंग है, मेटल्स में बाइंग है। ये सब तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय देख रहे हैं। लेकिन न्यू हाई इस समय निफ्टी ने लगाया। तो ये आज की एक क्लियरली एक बड़ी स्टोरी। और इवन रिलायंस ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये सब चीज़ें मार्केट के फेवर में समय जाती हुई। गुड आफ्टरनून अनुज। और आज सेक्टोरली ऑफ कोर्स ऑटो काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है उन बिक्री के आंकड़ों से पहले। उसके अलावा हमने देखा है कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में भी तेजी का सिलसिला हावी। और मेटल्स, ऑटो और मेटल्स इनफैक्ट आज के सबसे ज्यादा एक्टिव सेक्टर्स रहे हैं। लेकिन जैसे अनुज कह रहे थे कि जेरोम पावेल की आज स्पीच, उससे ठीक पहले अगर आप अमेरिकी फ्यूचर्स का जायजा ले तो वहां पर भी हल्की बढ़त पर ही कारोबार देखने को मिला है। करीब 51 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखाई देगा। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। एक इनसाइट आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या उनका जो स्टांस है, रवैया है, वो नरम रहता है या फिर जो सख्ती अब तक उन्होंने दिखाई थी वही कायम रहेगी। इस पर दुनिया भर के बाजार की नजरें। अनुज, एक बड़ा इवेंट, उससे पहले हमने शायद सुबह में कंसोलिडेट कर दिया जब हम 18,616 तक फिसले थे। उसके बाद चाल हमारी स्थिर रही है। डे हाई के पार नहीं निकले, लेकिन स्थिरता देखने को मिली है। क्या आपको लग रहा है एक तेजी का ट्रेड आज दोपहर में, फिर अगले दिन के लिए भी, कल के लिए भी कैरी किया जा सकता है? क्या वैसी संभावना है? देखिए हर्षदा, एक मार्केट में एक अगर आप नॉर्मल ट्रेंड देखें तो फेड के इवेंट में नॉर्मली लोग लॉन्ग जाते हैं क्योंकि नेगेटिव सब कुछ पहले ही प्राइस्ड इन होता है। तो आप आज की डेट में भी अच्छा नेगेटिव क्या है कि पावेल साहब आकर मूड बिगाड़ देंगे कि देखिए वापस मार्केट जो है वो मतलब काफ़ी आगे निकल गया है और इतना आगे मार्केट को नहीं निकलना चाहिए था। हम अभी भी और इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेंगे, ये सब बोलेंगे वो। अगर ये सब नहीं बोला, हल्का सा भी डविश बोल दिया तो क्या होगा? क्योंकि मार्केट पोजीशन कहाँ पर, आप यूएस मार्केट भी देखें, लास्ट 2 दिन में नैस्डैक जिस तरीके से गिरा है तो कुछ हद तक मार्केट मेरे ख्याल से इस चीज़ को फैक्टर इन कर चुका है। सिर्फ एक फ़र्क है जो मैंने सुबह भी डिस्कस किया था। ऑफ लेट एक थोड़ा जेरोम पावेल की बॉडी लैंग्वेज को, थोड़ा उनके जो बात करने का तरीका है उसको देख के लग रहा है कि एक उनके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, एक वर्चस्व वाली एक वो आ गई है कि मैं मतलब मेरे कंट्रोल में है। मतलब वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। वो चाहते हैं कि वो जब इन्फ्लेशन नीचे आया तो उसका पूरा क्रेडिट उन्हें मिले कि देखिए मेरी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आया है। तो वो एक और क्लियरली लास्ट बार उन्होंने बोल दिया था कि वो ओवर टाइटन कर सकते हैं लेकिन अंडर टाइटन नहीं करेंगे। ओवर टाइटन करने के बाद आपके पास स्कोप है उसको नीचे लाने का, लेकिन अंडर टाइटन करके अगर इन्फ्लेशन फिर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर उसके बाद टूल्स नहीं बचेंगे। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का प्राइस बिहेवियर है, मुझे लग रहा है कि मार्केट इस समय एक तेज़ी का ही सौदा बना रहा है। अच्छा, एक बार ऑप्शंस के आंकड़े देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। कल भी हमने ये बात की थी कि जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। 18,650 में तो है ही पुट राइटिंग,
लेकिन इवन 18,700 के पुट्स में देखिए वो राइटर्स जुड़ रहे हैं, करीब करीब 39 लाख शेयर आज जुड़े हैं 18,700 के पुट में, 18,650 के पुट में और 18,600 के पुट में भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अप साइड पर कहाँ रेजिस्टेंस है मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आएगी वो आएगी 18,700 के कॉल राइटर्स को, अगर मार्केट नहीं है मोमेंटम। 18,700 के कॉल में प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं है, करीब मेरे ख्याल से लास्ट मैंने चेक किया था 35-36 रुपये प्रीमियम था। तो अगर ये मार्केट ने कल पावल जी की स्पीच के बाद हल्का सा भी आपको एक गैप अप दे दिया, कल मान लो हम खुले 18,800 पर, तो ये 18,700 के कॉल वालों की बहुत बुरी पिटाई हुई। और एक चीज़ है, पूरा महीना ट्रेंडिंग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट डे भी ट्रेंडिंग ही रहना चाहिए, लास्ट का 1 घंटा शायद ट्रेंडिंग अपवर्ड ही हो मार्केट के लिए। थोड़ा सा मिड कैप में भी अच्छा ट्रैक्शन है, तो एक लग रहा है मुझे कि एक अपसाइड का मूव आएगा। बैंक निफ्टी में हालांकि मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एक स्ट्रेडल राइटिंग हुई है 43,000 पर। अगर आप कॉल और पुट के आंकड़े देखेंगे बैंक निफ्टी के, तो क्लियरली 43,000 कॉल और पुट दोनों पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। नीचे 42,900 42,800 पुट पे भी है और ऊपर 4300 और 43,000 43,200 पर भी कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी में इस समय थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ढीला पड़ा है, गिरा नहीं है बैंक निफ्टी, ये बात मान लीजिए, फर्स्ट बेस पे भी नहीं जा रहा है 42,800 पे, लेकिन निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और निफ्टी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर ही देता है। आज वापस रिलायंस ने कंट्रीब्यूट कर दिया। जी हाँ, रिलायंस का एक बड़ा योगदान था। देखते हैं फिर आखिरी 1.5 घंटे में कौन सा स्टॉक और बकअप करता है इस पूरी तेजी को, कहां पर ट्रेंड मजबूती का बनता दिखाई देता है। फिलहाल ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टांस भले ही इंडेक्स का ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी नरमी का हो, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर भरपूर तेजी देखने को मिली है, तो वो काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। बजाज ऑटो आज का टॉप परफॉर्मर, 3% ऊपर, हर टिक के साथ यहां पर ज्यादा तेजी की पोजीशंस जुड़ रही हैं। मेटल्स में हिंडाल्को की बारी है आज, 3% ऊपर ये काउंटर, और आज खुलने के साथ ही इस पर हम राय भी ले रहे थे, 449-450 के आसपास पहुंच रहा है। बजाज ऑटो के साथ साथ M&M में भी आप देखिएगा 3% तक का मूव देखने को मिला है, 2-2.5% ऊपर है। ये बिक्री के आंकड़ों पर ही मार्केट का बड़ा प्ले, और आज क्योंकि किरिट पारेख की जो कमेटी थी उसकी सिफारिशें सरकार को सौंपी जा रही है, वहां पर साफ उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी गैस सप्लाई के लिहाज से। 3.5% ऊपर IGL, MGL, गुजरात गैस में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला। मुनाफा वसूली की तरफ आज सरकारी बैंक बैठे हैं। SBI 1-1.25% नीचे 600 के आसपास, कैनरा बैंक में 2.5% तक की गिरावट, पंजाब नेशनल बैंक में भी हम देख रहे हैं हल्का सा डिप 2% तक के, और अपोलो हॉस्पिटल्स आज थोड़ा सा साइडवेज हो रहा, 0.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अपोलो में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। ये वो सब काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी खरीदारी हाल फिलहाल में हुई, और अब वो पोजीशन शिफ्ट हो रही है ऑटो और शायद मेटल्स की तरफ, जो मार्केट का सेंटिमेंट है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो डिसाइसिवली अब अपनी तेजी को और भी मजबूत कर रहा है, और शायद इसी तरह के मूव का इंतजार था। 200 पॉइंट ऊपर सुबह में जो एक डिप आया था, लगा था कि शायद नहीं संभलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद इसने अपनी चाल को और मजबूत किया है, और इस समय आप देखिएगा 31,889 के स्तरों पर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.49:1 है, और ये शायद अनुज और भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा, कंसिडरिंग अब मिड कैप्स संभल रहे हैं और तेजी की पोजीशंस बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मिड कैप में 2 दिन रैली है, फिर कल जो मिड कैप का मूव था उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था, लेकिन अब वो क्लियर हो रहा है कि वो एक एबरेशन था। ओवरऑल जो मिड कैप में स्ट्रेंथ का एक मूव है वो वापस आ रहा है हर्षता, तो ये तो बहुत क्लियर है मार्केट में। और देखिए लीडरशिप मार्केट को रोज कहीं ना कहीं से मिल रही है, और आज मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, ऑटोस और मेटल्स दोनों एक दिन चल रहे हैं। मतलब ये जब इस तरीके के मूव्स आते हैं मार्केट में, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट में मतलब कोई एक लॉजिक नहीं है मार्केट में। इस समय आप बस बाय करना चाहते हैं, जो जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पर आप बाय करना चाहते हैं बेसिकली। फिलहाल आपके सामने वो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा योगदान है निफ्टी को इस 47 पॉइंट की बढ़त पर टिकाए रखने में। उसके पीछे आप देख रहे हैं M&M का दूसरा बड़ा हाथ। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे दलजीत सिंह कोहली से। तकनीकी पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल शर्मा, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और अमित सेठ। 2:20 पर यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे MSCI इंडेक्स में जो बदलाव है वो आज से ही दोपहर में लागू होते हुए दिखाई देंगे। वो एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा, तो क्या चेंजेस है, किस पर नजरें होनी चाहिए, उसका अपडेट। ऑफ कोर्स नेचुरल गैस को लेकर किरिट पारेख कमेटी की सिफारिशों पर अब मौका कहां है पोजीशन खड़ी करने का, खबर पर खूब चर्चा हुई है। डिटेल्स भी सामने आ गए हैं, उनकी सिफारिशें क्या थी, लेकिन शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत बोरा बताएंगे कि किन स्टॉक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस, अगर सरकार इन्हीं को ऐसे ही मान लेती है तो
तो साथ ही साथ 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। राहुल शर्मा तैयार रहेंगे सस्ता ऑप्शन के साथ। एफएनओ का सुपरस्टार आज मानस जायसवाल के हवाले। अमित सेठ से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा कोहली साहब देंगे ही। आज 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका, और हर रोज की तरह एक डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये है वो पूरा खाका जो तैयार किया गया है आज की इस क्लोजिंग की एनालिसिस के लिए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और पूछते हैं उनसे इस समय का फिर क्या ट्रेड बन रहा है, क्या वो आइडिया है जो 2 बजे ठीक वो तैयार कर रहे हैं। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से फिर से ध्यान देना चाहिए। एक दिन का पॉज हुआ, अगर उससे पहले देखिए तो 3 दिन तक बहुत ही बढ़िया रैली हमने बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में देखी। कल एक पॉज डे था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि एचपीसीएल पे खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रीच कर जाएगा और 250 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 235 का स्टॉप लॉस लगाइए और 250 के टारगेट सेट करिए। और यहाँ तो 250 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4.75 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 2.60 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, तो एचपीसीएल पर बाय करिए 250 रुपये के टारगेट, 235 रुपये का स्टॉप लॉस, या फिर 250 की कॉल ले लीजिए अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करने से घबरा रहे हैं लेवल्स पर। तो ये है इस समय मानस जायसवाल की ट्रेड। राहुल, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो जश्न बनता है मेरे हिसाब से। एफएमसीजी पैक जो कि कल आपने बहुत ही बखूबी पकड़ा था, मेरे हिसाब से एफएमसीजी में रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। और उसमें से एक इंडेक्स कंपोनेंट है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल में पिछले 2 सेशन में जो ट्रैक्शन देखने को मिला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। 900 के स्ट्राइक पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट था। कल तकरीबन 2.5 लाख के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर शेड हुए। आज के दिन भी कॉल राइटर्स यहाँ पर प्रेशर में है। मेरे हिसाब से 958 से लेके 1000 यानी कि 1000 रुपीज तक के टारगेट्स आपको मैकडॉवेल में आने वाले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत ही बेहतरीन सेटअप है यहाँ पे ओवरऑल एफएमसीजी पैक का और खास करके मैकडॉवेल का। तो मैकडॉवेल को बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 875 पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए नीचे इन लेवल से। और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड मैकडॉवेल में आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैकडॉवेल मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसका एनएसई कोड मैकडॉवेल है, तो इसके लिए कई लोग उसको मैकडॉवेल के नाम से बोलते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 958 से 1000 रुपये तक जाने की ये क्षमता रखता है और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 875 पर। ये है इस समय की दूसरी ट्रेड। हर्षिता। राजेश सातपुते भी हमारे साथ तैयार हैं और गावा साहब भी। तो राजेश, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो है आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस। टेक्निकली अगर आप देखें तो 1200 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था जहां पे कॉल राइटर खड़े थे। 1200 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और सबसे बड़ी बात है, पिछले अगर आप देखें आज का सेशन तो 1200 को सस्टेन कर रहा है, सलाम कर रहा है। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। 1200 के ऊपर बाय करे, 1190 का स्टॉप लॉस एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनता है वो है 1240, जो इसका 200 डीएमआ है। तो इट्स अ बाय इन आईसीआईसीआई जीआई। 190 का स्टॉप, 1240 का टारगेट। सुबह भी इस पर एक कॉल आई थी गाबा जी की तरफ से आईसीआईसीआई जीआई पर, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने आज मोमेंटम दिखाया और राजेश जी को भी लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड ही करेगा। गाबा जी को भी जोड़ लेते हैं। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं लास्ट 1.5 घंटे के लिए? लास्ट 1.5 घंटे का ट्रेड है मेरा, वो रिपीट है। 1 बजे के शो पे दिया था मैंने उसको, हेवल्स इंडिया। टारगेट था 1250, वो अचीव भी हो चुका, लेकिन अब भी मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है हेवल्स इंडिया। ट्रेड करा है 1246-47 के आसपास। मुझे इसका लगता है टारगेट 1260 टू 1270 जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1236। इसमें और भी एनर्जी है, मोमेंटम भी है हेवल्स इंडिया में। क्लासिकल रिवर्सल आया आज एक्चुअली हेवल्स में। सुबह यहाँ शॉर्ट्स फंसे और उसके बाद एक ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ 1247.4 और 1250 का टारगेट और 1200 कितना टारगेट बोला, सॉरी 1260 to 1270 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। 1260 से 1270 का टारगेट, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 12 मुझे लगा 1260 से 70 तक के टारगेट। दलजीत सिंह कोहली भी तैयार है। कोहली साहब, गुड आफ्टरनून। अच्छी तेजी खासतौर से मिड कैप्स इन फॉर्म आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या ट्रेड आजमाएंगे इस समय, क्या आइडेंटिफाई किया है?
गुड आफ्टरनून हर्षदा। इस समय हम लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने क्लाइंट्स को वापस रेकमेंड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है स्टॉक। तो केमिकल्स स्ट्रोक स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, ये थीम पर हम लोग काफी बुलिश है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टॉक है। तो एक एथर इंडस्ट्रीज है, एक हाइकल है और एक टीआई इंडस्ट्रीज है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाइकल की। तो हाइकल में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय पहले कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो था कि उनका प्लांट बंद हुआ था एनवायरनमेंट कंसर्न्स की वजह से, और उसमें काफी कंपनी को लॉस भी हुआ था। तो उसके नंबर्स काफी खराब आए थे, बट वो फिर बाद में हाईकोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया और वो चालू हो गया। तो वही टाइम था एक्चुअली जब वो ऐसे अच्छे स्टॉक्स, कंपनी अच्छी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज हो, तो वो आपके लिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमने उस समय ही उसको ऐड किया था और बाद में अभी फिर दोबारा ऐड किया है। तो अब ये कंपनी का बेसिकली आधा आधा बिजनेस फार्मा और आधा एग्रो केमिकल से आता है। गाबापेंटिन एक प्रोडक्ट है फार्मा का, जो इसमें ये नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड वाइड, और थियोबेंडाजोल एक एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है, जहां पर अगेन ये वर्ल्ड लीडर है। अभी जो फ्रेश ट्रिगर्स बन रहे हैं वो ये कि इन्होंने एग्रोकेमिकल्स में काफी एक्सपेंशन किया है, और अभी 300 करोड़ का कुछ एक्सपेंशन जो है वो अगले महीने से कमेंस होने वाला है। मतलब उसके 3-4 महीने बाद नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। नया प्लांट चालू हो रहा है और एग्रोकेमिकल्स में, और उसके बाद फिर अगले साल करीबन 500 करोड़ का एक और एक्सपेंशन है जो फार्मा में आने वाला है, जो एनिमल हेल्थ केयर के लिए जोइटिस के साथ में इन्होंने एक 10 साल का एग्रीमेंट किया है। तो कंपनी के पास बहुत बड़ा स्कोप है अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने का, और जो नेगेटिविटी की वजह से, जो प्रॉब्लम्स की वजह से पिछले दिनों में स्टॉक में पिटाई हुई, उससे वैल्यूएशन केवल जो है हमारे अनुमान के जो नंबर्स हैं अगले 2 साल में, जो मतलब FY22 की ईपीएस लगभग 10 रुपए थी, और हमारा अनुमान है कि FY25 की ईपीएस जो है वो 25 रुपए होगी। तो 2 से 2.5 गुना इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में होगा, और उसी प्रकार से फिर हमें स्टॉक प्राइस में भी उसका जो है रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इसलिए हम लोग अभी रेकमेंड कर रहे हैं हाइकल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। डिस्क्लोजर के ये हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, उनके पोर्टफोलियोज में होगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। ओके, तो हाइकल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमने देखा हाल फिलहाल में केमिकल काउंटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो निफ्टी बैंक का हाल देखिए। आज दिन भर थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन 43,000 पर वापसी होती हुई 4325 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आ गए। सिर्फ 29 अंकों की ही गिरावट है। तो निचले लेवल से थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाल जो है मजबूती की तरफ बैठने लगी है, और जो मदद कर रहा है स्टॉक वो दरअसल आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स आप स्क्रीन पर रखेंगे निफ्टी बैंक वाले, तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा निचले लेवल से आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा। ये नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट अभी भी कर रहा है, लेकिन चाल इसकी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस में हमने देखा है स्थिति ज़्यादा मजबूत है बाकी काउंटर्स की तुलना में। क्या कुछ आप बैंकिंग साइड पर मानस इस समय पिक करेंगे? अब नॉर्मली यही होता है कि जिस दिन कोटक चलता है उस दिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा साइडवेज, बहुत कम और बहुत एवरेशंस कम ही रहते हैं जब कोटक और निफ्टी बैंक दोनों साथ में चले। कोटक पर नजरें हैं क्या? हम केवल स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो नो डाउट यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ दिनों से हम करेक्शन देख रहे थे, अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन देखिए पिछले 3 सेशन में अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के मौके 1942 के ऊपर आएंगे। 1942 के लेवल ब्रेक होंगे तब आप खरीदारी करेंगे 1942 के टारगेट के लिए। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 1910 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंकिंग स्टॉक्स पे अगर कहीं पर खरीदारी करनी है तो मैं अभी भी समझता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में कंसोलिडेशन है, यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। थोड़ा सा लंबा नजरिया आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते का अगर टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो अभी भी आप इस करेक्शन पे भी एचडीएफसी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 1560 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1675 के टारगेट के लिए। ओके, मार्केट में एक देखिए एक हल्का सा डिप आया था, तुरंत बाइंग आ गई उसमें। वो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि जैसे ही वो डिप आई उसमें ज़बरदस्त वापस बाइंग कैंडल्स में आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। वो सुबह BHEL भी हमने डिस्कस किया था, वो बैन में है हालांकि, लेकिन 3% ऊपर वो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एक्चुअली वो मूव एक्सटेंड करता हुआ 3% ऊपर अब इस समय। आज थोड़ी सी लेकिन सेलिंग है मिड कैप IT में। L&T इन्फोटेक करीब 1.5% नीचे, और उसके अलावा 1-2 और स्टॉक्स जैसे डिक्सन टेक
नॉट स्ट्रिक्टली आईटी, लेकिन वहाँ पर भी एक थोड़ा सा आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। उसके अलावा बाइंग इमर्ज हो रही है क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। मानस ने HPCL पे कॉल दी थी, लेकिन IOC में भी इस समय एक क्लियरली आप बाय का ट्रेड देख रहे हैं। एक बार गाबा जी BHEL को रिविजिट करते हैं। सुबह हमने इसकी चर्चा की थी, बैन में है तो कैश में ही ये ऑफ कोर्स सौदा लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या अपडेट होगा BHEL में? बिल्कुल कैश में ही लेना चाहिए। BHEL ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज 80 पैसे में, साइडवेज जोन पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, हाई टाइम फ्रेम बेसिस भी स्ट्रेच है। थोड़ा अगर वक्त साइडवेज भी गुजारता है तो घबराना नहीं चाहिए। मुझे इसका पहला लक्ष्य 90 दिखता है, लेकिन मुझे लगता है ये 100 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक वीक नहीं है। अगर करेक्शंस आते हैं तो एक बाइंग का मौका रहेगा, इसलिए डिलीवरी भी बहुत अच्छा है। स्टॉक का होना चाहिए, जरूरी है। 75 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 75 और 83 में कुछ 8 रुपए का फर्क है, तो 8 रुपए का सोच सकते हैं। और क्वांटिटी कम ली, नीचे आए तो और ऐड कीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, गो विद द लोअर क्वांटिटी। बट लेकिन मुझे 100 नजर आता है BHEL, 90 के बाद 100 तक के लेवल्स भेल में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट कल यतिन ने भी शेयर की थी, जो दाम कैपिटल ने निकाली थी जब एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की थी कि कंपनी के हाथ जो ऑर्डर बुक है वो और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही, खासतौर से थर्मल बिजनेस में H2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। कोल गैसिफिकेशन वाली अपॉर्चुनिटीज काफी अग्रेसिवली दरअसल भेल फॉलो थ्रू कर रहा है, वो Q1 ऑफ FY24 में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तो वो एक आउटलुक पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी का ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो आगे हर सेगमेंट में स्केल होता हुआ दिखाई देगा। दलजीत सिंह कोहली, आप इनफैक्ट कैपिटल गुड्स पर पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी बुलिश थे, L&T की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन भेल पर क्या विचार है सर? क्या इन लेवल्स पर आपको भी लग रहा है 100 और 100 के बियॉन्ड जाने की क्षमता रखता है? नहीं, थोड़ा हर्षद हमारा व्यू अलग है। स्टॉक जरूर चल गया है और शायद अभी और उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अगर हम पिछले 8-10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो मुझे उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता। भेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट की वॉलेटिलिटी है ना, कि हर क्वार्टर में कभी भी वो कोई भी पुराना एडजस्टमेंट निकाल के ले आते हैं, कुछ वेज सेटलमेंट, कभी कुछ, तो वो एक तो वो बड़ा मुश्किल काम है इसको समझना कि क्या नंबर्स में आएगा। दूसरा जो अभी जो स्टॉक चल रहा है वो ये है कि यूक्रेन के बाद बहुत सारे लोगों ने ESG को पीछे छोड़ दिया, ESG के बारे में वो भी भूल गए। तो अभी क्या हो रहा है कि साहब अब कोल पावर प्लांट्स वापस आएंगे और इसलिए भेल को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया है जहां पर कोल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा हो, या जहां पर, बल्कि अभी भी हमारी सरकार की पॉलिसी रिन्यूएबल की तरफ ही है और सोलर को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो लोग। तो अभी नंबर्स में कुछ भी आना शुरू नहीं हुआ है, होप ट्रेड चल रहा है, बहुत सारी आशाएं हैं कि 8-10 साल के पर अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब शायद इनको कुछ ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे, कुछ काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि वो अभी नंबर्स में आ नहीं रहा है, और जब हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल पहले भी इसी तरीके से इसमें तेजी आई थी और फिर वापस 30-40 रुपए के लेवल में पहुंच गया, तो ये इस तरीके का वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए हम लोग अभी इसको अवॉइड ही कर रहे हैं। हाँ, इसमें यूटिलिटीज में NTPC को हमने जरूर अपने उसमें पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए दिया था, क्योंकि वहां पर 10-12 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने प्रीवियस हाई को टच किया, और NTPC भी अभी इनफैक्ट सबसे बड़ा थर्मल पावर कंपनी होने के बाद भी वो भी बोल रहा है कि मेरे को रिन्यूएबल में जाना है, और उसका स्टॉक प्राइस भी रिन्यूएबल की वजह से चल रहा है, ना कि थर्मल की वजह से चल रहा है। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आई थिंक यूफोरिया है स्टॉक में, ट्रेडिंग करो बट इन्वेस्टमेंट से हम दूर ही रहेंगे। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी मौका नहीं है, कोहली साहब कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रेड के लिए एक मौका, और उस लिहाज से करीब 100 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकते हैं, जो गाबा साहब ने भी राय दोहराई है। चलिए, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले। अच्छा, राहुल शर्मा, GMR इंफ्रा पर आई एम श्योर आपकी नजर गई है। अचानक स्टॉक में तेजी, इनफैक्ट आज खिलाड़ी नंबर 1 में समित के रेडार पर आया था, और तब लगा कि ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा। उनका टारगेट तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला है, लेकिन आज 43 के लेवल्स, और एक सरप्राइज मूव है ये। ओपन इंटरेस्ट करीब 5% बढ़ता हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स में 6.5% ऊपर है। तेजी के पीछे आप पोजीशंस क्या पढ़ रहे हैं, और क्या इस खरीदारी का हिस्सा बने? देखिए अर्चना जी, थोड़ी हम लेट है इस सौदे में, लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से अभी भी 46 तक की जगह यहाँ पर दिखाई देती है।
स्टॉक का सेटअप बहुत ही बढ़िया है और हाई बीटा काउंटर भी है, और ऐसे मार्केट में जब निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जहाँ पे 5-6% इंट्राडे में रिटर्न मिले तो नथिंग लाइक इट। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 46 का जो लेवल है जो इसने जनवरी 2022 में लगाया था, आई थिंक वहां तक ये वाली तेजी चलनी चाहिए। तो अगर आपको बाय करना है तो 41 का स्टॉप लॉस लगा के 41 हाफ का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करें, तकरीबन ₹1.5 की रिस्क है। और जो हिसाब से ये स्टॉक ने आज वॉल्यूम्स के साथ मेरे हिसाब से जो निकाला है, मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन में 46 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हाई मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए ही है, बहुत ही अच्छा सेटअप है मेरे हिसाब से। यहाँ से भी 46 तक की जगह देखने को मिल सकती है। जी, और अब इसका नाम भी एक्चुअली चेंज हो गया, अब GMR एयरपोर्ट इंफ्रा इसका नाम हो गया है। तो अब ये स्टैंड अलोन एयरपोर्ट कंपनी है ये, वो तो काफ़ी लोगों ने इस पे बुलिशनेस दिखाई है क्योंकि एक स्टैंड अलोन एयरपोर्ट प्ले मिल रहा है आपको इस मार्केट कैप पे। काफ़ी मोमेंटम है स्टॉक में। लेकिन बात करते हैं MSCI इंडेक्स में बदलाव जो आज से लागू होंगे, तो किन शेयरों में किस तरीके का एडजस्टमेंट दिखेगा, कितना एडजस्टमेंट हो चुका है या फिर होना बाकी है, ये सब बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, आज के आखिर के आधे घंटे में MSCI के चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो जो 5-7 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं पूरी लिस्ट में से, यहाँ तगड़ा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबसे फ्लो वाइज अगर छाट लें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये एक स्टॉक है जहां आपको लगभग $225 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा। ये एक फ्रेश इंक्लूजन कैंडिडेट है। इसके अलावा इंडियन होटल्स में भी आपको दिखेगा कि लगभग 5.5 करोड़ शेयर्स का रीबैलेंसिंग होना है। तो ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी रेडार पे रहेगा। ऑब्वियसली ये सब नाम FNO में है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत एक्शन वहाँ भी देखने को मिलेगा। वरुण बेवरेजेस, ये स्टॉक लगभग 5% ऊपर है आज, और यहाँ भी आप देखेंगे कि जो इंक्लूजन है वो होता हुआ दिखाई देगा आखिर के आधे घंटे में। यहाँ कुल मिला के जो एडलवाइज ने एस्टिमेट किए हैं बाय फ्लोज वो करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास हैं। TVS मोटर्स, बजाज होल्डिंग्स और ABB इंडिया, ये 3 नाम भी ऐसे हैं जहां आपको लगभग 100 से 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास का बाय फ्लो दिखेगा। यानी ब्रॉडली 800 से 1200 करोड़ रुपए के बीच यहाँ भी आपको इनफ्लो दिखेंगे। एक स्टॉक जो आज ऑब्वियसली फोकस में है वो जोमेटो। यहाँ एक सुबह डील भी होती है, आपने देखी। यहाँ जो है वेट चेंज हो रहा है और जोमेटो का जो पुराना वेट है वहाँ से लेके अभी तक आपको लगभग 3 बेसिस पॉइंट्स का वेट चेंज दिखेगा, जिसके कारण आपको कुल मिला के 30 लाख शेयर्स का बाइंग फ्लो दिखेगा। तो यहाँ भी एक बड़ा जो है साइजेबल बाय फ्लो दिख रहा है, करीब $20 मिलियन के आसपास का। तो ये एक स्टॉक एनीवेज रेडार पे आखिर के आधे घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ भी एक्सपेक्ट कीजिए। आखिर के आधे घंटे में रीबैलेंसिंग 3 से 3.5 के बीच में। यतिन, शुक्रिया ये सब जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। यतिन वापस जुड़ेंगे कुछ देर में डीलिंग रूम चेक के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, जो लास्ट स्टॉक यतिन ने डिस्कस किया जोमेटो, जरा उस पर बात कर लेते हैं। राहुल जी, पहले तो चार्ट देखकर बताइए इसका। अब एक अच्छी खासी ट्रेडिंग हिस्ट्री हो गई है इसकी। यहाँ पे लग रहा है आज जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई कि थोड़ा एक वापस बॉटम बन रहा है, या फिर अवॉइड करेंगे इसे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए प्राइस वाइज जो भी वर्स्ट होना था जुलाई महीने में हो गया, और उसके बाद स्लो ग्रेजुअल यहाँ पर एक रिकवरी चालू है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट सितंबर महीने से लगातार हायर लो का और हायर हाई का एक जो सेटअप इसमें बना है वो थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है चार्ट को देखे, खास करके जो डैमेज हमने देखा था अर्ली पार्ट ऑफ 22 में। तो मेरे हिसाब से बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा है, और इस बेस फॉर्मेशन में हमने देखा है कि जनरली जो मूव्स आते हैं काफी सब्सटैंशियल होते हैं परसेंटेज वाइज। तो मैं यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, और मुझे लगता है कि जो हमारा 27 सितंबर का जो लो है 57, आई थिंक 57 का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर मैं इसमें लॉन्ग बेट्स लेना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से जैसे इसका 69-70 का एक लेवल निकलता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक टेक ऑफ करेगा। एक बार इसने अटेम्प्ट जरूर किया था अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर में ये लेवल निकालने का। इनफैक्ट 200 दिन की मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है तकरीबन 74 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 70 के ऊपर निकलेगा तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट जोन में रखे और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिकॉज डेफिनेटली रिस्क इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। तो आप 57 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बायस बना के चले। मेरे इससे अगर आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 महीने का है तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर दिखाई देता है टेक्निक। देखिए मार्केट पर नजर रखिए अब एक बार जरा, 18,685 और अगर 18,700 आज क्रॉस हुआ तो जो 18,700 के कॉल राइटर्स हैं उनका एक अच्छा खासा एक
क्या बोलें शब्द मैं मतलब आ नहीं रहे हैं ज़ुबान पे कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन मिन्स मीट जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल बनने वाला है हर्षदा। एक काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी 18,700 पर 18,685। और अब देखिए जो एक मिसिंग पीस था मार्केट में आज के लिए आईटी, वो जुड़ने शुरू हो रही है। टेक महिंद्रा ने एक मुंह दिखाया अपने लास्ट आधे घंटे में। HCL टेक अभी भी रेड में है, लेकिन HCL टेक ने थोड़ा सा मुंह दिखाया है। एक FMCG में तो बाइंग है ही, तो लीवर वापस डे हाई पर, ITC डे हाई पर, और एक टाटा मोटर्स में मूव आ रहा है। टाटा मोटर्स ने एक अभी एक फ्रेश मूव लगाया, तो टाटा मोटर्स भी इस समय डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, तो एक ज़बरदस्त मूव आज इन सब स्टॉक्स में आता हुआ आज। तो अनुज, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, मिड कैप आईटी की तरफ अगर आप ध्यान दें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। और मेरी नज़र इनफैक्ट दोपहर में इस पर गई थी जब लार्जली आईटी इंडेक्स तब ठंडा था। अब यहाँ पर बाकी दिग्गज भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। पर्सिस्टेंट में आप देखिए करीब 120 रुपए का मूव है, लगभग 7% तक का ओआई एडिशन। और कोफोर्ज का जिक्र हमारे जानकार आज सुबह में कल भी कर रहे थे दोपहर को, वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी। बिरला सॉफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। मानस, ये पर्सिस्टेंट का चार्ट देखिए और बताइए क्या ट्रेड लेंगे। ओपन इंटरेस्ट को देखें तो सबसे बेहतरीन तो इन जितने स्टॉक आपने बताया उसमें परसिस्टेंट ही लगता है। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है। चार्ट्स पे 4050 का एक रेजिस्टेंस था, वो स्टॉक ने ब्रीच किया है। आई थिंक अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4110 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 40-45 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो पैटर्न को देख लगता है कि शायद 4250 तक के स्तर आने वाले 1 से 2 दिनों में आप परसिस्टेंट सिस्टम में देख सकते हैं। तो ये फिलहाल पर्सिस्टेंट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। तेजी की तरफ का ट्रेड बाजार ने लिया है, आप भी इस तेजी का हिस्सा बन सकते हैं। अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गया। अमित, आफ्टरनून। मोमेंटम लौट रहा है और आपके आते ही देखिए निफ्टी बैंक भी अब 4 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में। क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी नजर में क्यूमिंस इंडिया है। क्यूमिंस इंडिया में हमने बहुत ही एक बेहतरीन कंसोलिडेशन देखा है। द स्टॉक इज हेडेड फॉर ब्लू स्काई टेरिटरी। मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। करंटली इसका प्राइस 1410 का है। लॉन्ग की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 1390 का और टारगेट्स लगभग 1450 के रहेंगे। कमेंट्स में बाय 1450 के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त मूव आता हुआ मार्केट में। बाय द वे बैंक निफ्टी अब ग्रीन में आता हुआ और मिड कैप इंडेक्स तो करीब 200 पॉइंट ऊपर है। इनफैक्ट इस मंथ में भी मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। 1.4% का रैली है। निफ्टी में 3.8% का रैली है इस मंथ में। तो इवन तो थोड़ा कैचअप प्ले हुआ है, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त, और अभी भी मिड कैप इंडेक्स अपने हाई से दूर है, करीब 2.2% दूर है मिड कैप इंडेक्स। तो वहाँ पर एक तेज़ी यहाँ पर शुरू हो रही है। लेकिन एक काम करते हैं, एक आध और स्टॉक चेक ले लेते हैं और उसके बाद एक वो जो कृत पारिक वाली कमेटी की रिपोर्ट है उसको एड्रेस करेंगे। एक बार लेकर आइए स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। एक्चुअली ICICI ने तो थोड़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा आज सल कर रहा है। अभी डेज लो से थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अभी भी ये रेड में है। ICICI बैंक भी पूरा दिन ऑलमोस्ट रेड पे था, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है ये। राहुल, इन दोनों में ICICI बैंक और SBI प्रेफर्ड चार्ट क्या होगा? दोनों ही काफी स्ट्रांग रहे हैं। विदाउट डाउट ICICI बैंक। देखिए, प्राइवेट बैंक्स में मोमेंटम अच्छा है। इनफैक्ट ICICI बैंक अभी भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सेटअप है हमें स्लो स्टेडीली 1000 रुपए के टारगेट तक ले जा सकता है। एक्सप्लोसिव ट्रेड नहीं है, बट स्लो स्टेडीली मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड ICICI बैंक में देखने को बन सकती है। इसने 925 के लेवल पर एक जो लास्ट 3 दिन पहले जो लो बनाया था, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा नवंबर महीना इसने कंसोलिडेट किया 900 से लेकर 920 के रेंज में, और फाइनली अभी मुझे लगता है कि मोमेंटम कैचअप होते हुए दिख रहा है प्राइवेट बैंक्स में। तो ICICI बैंक पे लॉन्ग रही है। मेरे हिसाब से 1000 रुपए के लेवल्स हमें ICICI बैंक में दिसंबर सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, निफ्टी तैयारी कर रहा है 18,700 क्रॉस करने की। फर्स्ट टाइम इन निफ्टीज करियर 18,699 का हाई और जस्ट 1 पॉइंट दूर अब 18,700 से। और सेंसेक्स तैयारी कर रहा है हर्षदा 63,000 का मार्क छूने की। ये पहली बार होगा कि हम 63,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी 43,000 के ऊपर। तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज
एक 18,701 18,700 तो फ्रेश माइलस्टोन्स बनाता ही जा रहा है मार्केट निफ्टी। तो actually- पैराबोला, ये पैराबोला है। ये बहुत ही बढ़िया मूव आपकी स्क्रीन पर, और लगा नहीं था आज सुबह में कि इस तरह का सेकंड हाफ में मूव देखने को मिलेगा। ठीक 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे वाली तेजी इस समय मार्केट में आ रही है। देखते हैं कितनी टिकती है और कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। इनफैक्ट हम वो किरित पारित कमेटी की जो सिफारिशें ऑयल मिनिस्ट्री को सौंपी गई है उस पर फटाफट अब आने वाले अभिजीत बोरा भी तैयार है, लेकिन इंडेक्स पर एक व्यू बनता है। राहुल शर्मा, 18,700 अब स्क्रीन पर, बताइए तेजी का ट्रेड फटाफट ले लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के सेशन में कंसोलिडेशन के बाद अब जो लास्ट आधे घंटे में मूव आया क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 18,700 के कॉल राइटर यहाँ पर चैलेंज हो रहे हैं। तकरीबन 1,70,00,000 के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये हाईएस्ट है पूरे के पूरे एट द मनी, क्लोज टू एट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स है उसमें। तो मेरे हिसाब से 18,700 के ऊपर अगर 15 मिनट भी सस्टेन करेगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो शॉर्टर्स है उनको चैलेंज होगा और मेरे हिसाब से निफ्टी में एक और एक मूव आता हुआ दिख सकता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा ये लेवल को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर अनवाइंडिंग चालू होती है 18,700 के कॉल में तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर एक वापस एक ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखेगी। अदरवाइज यहाँ पे वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। ओके, देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट में आता हुआ 18,700 के पार, और अब वो 18,700 की एक बार कॉल लेकर आई है। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो 34 रुपये उसका प्रीमियम था, वो बीच में गिर के 26 रुपये भी आई, अभी भी 46 रुपये पर है। तो मतलब अभी भी वो जो कॉल राइटर है वो कोशिश कर रहा है कि उस कॉल को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है लगता नहीं मुझे कि उसको ये मुझे लग रहा है कि उसको काटना ही पड़ेगा ये सौदा 18,700 की कॉल वाला। और ओपन इंटरेस्ट देखिए क्या ज़बरदस्त है, वो जो राहुल डिस्कस कर रहे थे 1.08 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम सिर्फ 46 रुपये पर 18,700। देखिए कल अगर आधा % भी गैप अप हुआ तो इसका मतलब कहाँ खुलेगी ये कॉल, ये देखने वाली बात होगी। खैर आज अभी सुबह में 27 पर इसकी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ 27 रुपये था। तो ये डिस्कस हुआ था कि 18,730 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी इसके। देखिए 27 वाला 46 तक फिर भी ठीक है, मतलब परसेंटेज में 27 का 46 भी काफ़ी जंप है एक्चुअली। तो पैनिक तो होगा थोड़ा सा, लेकिन वो एटलीस्ट स्पॉट में देखेगा वो जो ऑप्शन राइटर है कि 18,700 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे राहुल ने भी कहा अभी, एक तो होता है उसका ऊपर निकलना, एक होता है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना। 10 मिनट भी अगर उसके ऊपर स्पेंड कर दिए तो फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। चलो, तो नजरें रहेंगी फिलहाल 18,701 पर पहुंचने के बाद 18,692 के स्तर। लेकिन आज की बड़ी खबर, किरिट पारिक कमेटी ने आज ऑयल मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में गैस प्राइसिंग फॉर्मूले पर सिफारिशें उन्होंने सामने रखी। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने उनसे इन सिफारिशों पर खास बात की, उसका एक अंश आपको पहले सुनाते हैं। गैस की कीमत तय करने का अभी जो फॉर्मूला था, एग्जिस्टिंग जो फॉर्मूला है, उसमें आप किस तरह के बदलाव करने की सिफारिश की है आपने अपनी रिपोर्ट में? हमने कहा है कि इसका एक फ्लोर प्राइस रखनी चाहिए कि न्यूनतम प्राइस, जिससे ये न्यूनतम प्राइस ONGC और OIL का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट कवर करे। इनको जो कॉस्ट है उनको तो कवर करना चाहिए, क्योंकि इसको और जो हमने अपर बाउंड भी रखा है कि जितनी ऊपर बाउंड ऐसा होना चाहिए कि दो गैस जाएगा CGD और फर्टिलाइज़र को, कंज्यूमर्स है PNG मीन्स पाइप नेचुरल गैस वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये दोनों को फेयर प्राइस से मिले। फेयर प्राइस मीन्स द प्राइस कैसी होनी चाहिए कि जिनका जो ऑल्टरनेटिव है, जो इस फ्यूल है, PNG के लिए LPG के लगाओ और कंज्यूमर्स ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल लगाओ, इससे कंपैरिजन में ये सब अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसीलिए वो अपर बाउंड लगाया गया है। लेकिन हमने ये भी कहा कि अपर बाउंड हर साल $0.5 बढ़ेगा एंड धीरे धीरे बाय 2027 तक हम इसको पूर्ण बोथ फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस रिमूव करेंगे और APM गैस में पूरी कंपेटिटिव मार्केट के मुताबिक उनकी प्राइस और वितरण होगा। ठीक है। इसी तरह से जो पुराने फील्ड, दूसरे फील्ड है जो हार्ड टू एक्सट्रैक्ट डीप हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड अदर फील्ड्स,
वेयर दे हैव ऑलरेडी प्राइसिंग फ्रीडम, बट इनके पास मार्केटिंग फ्रीडम नहीं है पूरा, क्योंकि उसके पर जो प्राइसिंग है उसके पर एक अपर सीलिंग लगाई जा रही है। वो अलग सीलिंग है, वो प्राइस फार्मूले से नहीं, दूसरे फार्मूले से लगती है। तो हमने कहा कि ये भी जनवरी 1, 2026 से हटाया जाए। ये 3 साल और 4 साल की सुविधा देने के टाइम देने का की ज़रूरत ये है कि देयर आर मैनी कंपनीज के अलग अलग उनका वो कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स को अपसेट हम नहीं करने चाहते। एपीएम प्राइस जिसका खास तौर से पीएनजी, जैसा कि आपने बताया, फर्टिलाइजर सेक्टर उसका इस्तेमाल करती हैं, तो अभी जिस प्राइस पे इन सेक्टर को गैस मिल रहा है, हाँ, उससे कितना रिलीफ मिलेगा इन सेक्टर को गैस मिलने में? देखो, सीजीडी गैस अभी अत्यार इस वक्त सीजीडी कंपनी को गैस करीब $8.5 पर MMBTU से मिलता है। ठीक है, कि उसको इमीडिएटली फिर हमारा सुझाव जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो 6.5 तो हो जाएगा कम से कम। ठीक है, एंड जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस कम आएगी तो इससे भी नीचे हो सकता है। सिफारिशें सौंप दी गई है किरिट पारेख की तरफ से। सरकार को फाइनल निर्णय लेना है। हमारे साथ अब इसी सेक्टर पर और राय लेने के लिए जुड़ रहे हैं शेर खान बाय BNP पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत बोरा। अभिजीत, इनफैक्ट इन सिफारिशों का काफी समय से इंतजार हो रहा है, कुछ आपने भी प्री कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो लार्जली सामने निकल कर आई है। जिस तरह की मिनिमम गैस के दाम इन्होंने कहे हैं कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, जो पहले बेस था $4 का वो $6.5 की तरफ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देने की बात हो रही है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्टिलाइजर। इन सिफारिशों को आप कैसे पढ़ रहे हैं और इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, सबसे पहला तो अभी जो करंट गैस प्राइस है वो $8.6 पर MMBTU है, जो कि 6.1 से इंक्रीज किया था अक्टूबर विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर। सो द थिंग इज दैट MGL और IGL दोनों ने प्राइस किया है। MGL करीबन 9-9.5 रुपए पर केजी का CNG में प्राइस हाइक लिया है और IGL ने $3 का लिया है, बट उन्होंने पहले प्राइस कट नहीं किया था, गैस एलोकेशन इंक्रीज हुआ था। तो नेट जो कंसर्न्स है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हायर गैस कॉस्ट पे जो इकोनॉमिक्स है CNG का वर्सेस पेट्रोल, दैट विल डिटोरिएट। यहाँ से CGD कंपनीज के लिए गैस कॉस्ट कम होगा फ्रॉम FY24 बिकॉज FY23 के लिए गैस प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड है। सो हमारे अनुमान के हिसाब से 8 से 9 रुपए का गैस प्राइस कट, CNG गैस प्राइस कट आ सकता है इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2023 एंड कुछ 4.5-5 रुपए का डोमेस्टिक PNG में प्राइस कट आ सकता है। इससे ये होगा कि CNG का जो प्राइस गैप है विद पेट्रोल और द इकोनॉमिक्स है वो वाइडन हो जाएगा और वॉल्यूम ग्रोथ पे विजिबिलिटी मिलेगी। प्लस लोअर गैस प्राइस सिनेरियो में CTG के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि कुछ पोर्शन वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये स्टेप से बहुत वॉल्यूम ग्रोथ प्लस मार्जिन रिकवरी का विजिबिलिटी मिलेगा, जिससे कि जो कि दोनों ही कंसर्न रहा है CGD के लिए। तो यहाँ से अर्निंग्स में भी विजिबिलिटी आएगी और स्टॉक का भी री-रेटिंग हो सकता है। तो इस समय IGL और MGL का, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 80% शेयर है CNG एंड डोमेस्टिक PNG का। तो जब आप अर्निंग विजिबिलिटी की बात करते हैं, ये फिर अगले साल के लिए क्या पेंसिल इन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ? एस्टिमेट्स क्या रहेंगे आपके? दोनों IGL MGL को फायदा होगा या फिर गुजरात गैस को भी कोई बेनिफिट्स आएंगे? गुजरात गैस के लिए बेनिफिट लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% जो शेयर है वॉल्यूम का दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल PNG एंड वहाँ पे इसका सप्लाई नहीं रहता है, दैट आर मोर डिपेंडेंट अपॉन टर्म LNG एंड स्पॉट LNG। फॉर IGL वॉल्यूम रिकवरी आ सकता है, क्योंकि जो CNG कन्वर्जन्स थे वो
रन रेट इंप्रूव हो सकता है बोथ आईजीएल और एमजीएल के लिए, और वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है कि फॉर्म हाई गैस कॉस्ट से म्यूटेड रहेगा, दैट कैन रिवर्स। हमारा अभी एस्टिमेट है कुछ करीबन 1500-1600 करोड़ का पैट का एस्टिमेट फॉर FY24 फॉर आईजीएल, दैट कैन इंप्रूव इफ द वॉल्यूम रिकवरी इज फास्टर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा अभिजीत, फिर रिलायंस पर क्या व्यू बनेगा आपका और यहाँ पर कोई चेंज है आपके हिसाब से या कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अब? नहीं, रिलायंस के लिए वैसे भी डीप वाटर ब्लॉक्स है तो उनका प्राइसिंग फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, तो वहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपस्ट्रीम का जो उनका पूरा एसओटीपी में जो शेयर है वो भी कम है, तो मटेरियली कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है रिलायंस के टारगेट प्राइस पे। और वैसे भी न्यूट्रल है क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग दी प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर डिफिकल्ट ब्लॉक्स जो ड्राफ्ट में है क्रेडिट पर। मैं आपसे एक कॉल लेना चाहूंगी ओएनजीसी ऑयल पर भी। जैसे किरण पारेख साहब हमारे इंटरव्यू में साफ कह रहे थे कि उनका कॉस्ट कवर होना चाहिए। ऑयल इंडिया आज प्री मार्केट से ही अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, इनफैक्ट वो करंट लेवल्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इन दोनों स्टॉक्स में किसी तरह की पोजीशन लेने का मतलब है या नहीं? ऑयल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो स्टॉक लेकर आइएगा प्लीज, या फिर न्यूट्रल ही है स्पेशली फॉर ओएनजीसी? हमारा एनालिसिस के हिसाब से इट्स न्यूट्रल फॉर बोथ ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया बिकॉज देयर आर टू फैक्टर्स। पहले ऑयल पे विंडफॉल टैक्स डाल के प्राइसिंग कैप आया, अभी गैस प्राइस पे कैप डालने से यहाँ पे भी प्राइसिंग का कैप आ गया और वॉल्यूम उनका म्यूटेड ही रहता है। तो FY23 में उनका पीक अर्निंग्स वी विल सी एंड देन अर्निंग्स विल टेपर डाउन। इस समय अगर आप नो चांस ऑफ री-रेटिंग इन आवर व्यू एटलीस्ट इन द नियर टर्म। ओके, तो ये राय साफ है, नो चांस ऑफ री-रेटिंग ओएनजीसी या ऑयल इंडिया। अगर आपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एक व्यू लेना हो, आपका प्रिफर्ड पिक क्या रहेगा अभिजीत एट दिस पॉइंट इन टाइम? IGL or MGL are our preferred pick in the CGD space and even in the oil and gas space. There are simple two reasons for that. The stock valuation are around at 25% lower than what they were on a 5-year P, 1 year forward P basis. So visibility है margin पे, volume improve होगा तो वैल्यूएशन का री-रेटिंग भी सामने आ सकता है इन दो स्टॉक्स पर। IGL में भी 17-18 टाइम पे रहेगा, MGL एट अराउंड 12 टाइम्स 1 year forward earnings। चलिए ठीक है अभी, शुक्रिया आपका ये सब जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। तो IGL काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं स्टॉक्स आज, IGL, MGL और बाकी भी स्टॉक्स। अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा के थ्रू। राहुल जी बताइए क्या ऑप्शन चूज किया आपने? ये देखिए, यहाँ पर मैं अंबुजा सीमेंट्स के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक ने अपना कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। हमने बहुत ही बेहतरीन मूव देखा था फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में और अब मुझे लगता है सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आनी चाहिए स्टॉक के अंदर। तो 570 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाई करके चले, 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस लगाए आप 12 रुपए का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 35 से 40 रुपए तक के लेवल यानी कि 600 प्लस का स्टॉक में सेटअप मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो 570 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। सीमेंट पैक में मुझे लगता है कि एक फॉलोअप रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। अंबुजा सीमेंट हमारा टॉपिक रहेगा। सीमेंट एक टॉपिक के तौर पर आता हुआ 570 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपको साफ दी जा रही है। 20 के आसपास खड़ा है, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की संभावना। 35 से 40 बन सकता है ये कॉल आपके लिए, बड़ा मौका। मानस जायसवाल, FNO सुपरस्टार के लिए M&M पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। M&M के पैटर्न देखिए तो अभी कुछ दिनों पहले स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर हायर टॉप्स हायर बटन बन रहे थे। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली आज 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो M&M में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1270 के रहेंगे। 1270 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1330 का आपको स्टॉप लॉस 1330 के टारगेट सेट करने हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहिए। 1300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, M&M पे ट्रेड लीजिए। ये आ रही है आपके लिए कॉल इस समय मानस की तरफ से। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ की तरफ से। अमित बताइए क्या चूज किया आपने?
जी, मुझे L&T का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। L&T में हमने 3 से 4 दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा। कल के सत्र में L&T ने अपना 10 MA टच किया था और आज एक वापस हम इसमें अपटिक देख रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर मोमेंटम स्ट्रक्चर को भी देखें और ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी देखें, स्टॉक इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग हायर हाई हाई लोस, तो बड़े अच्छे वे में ये स्टॉक अपने ऊपर की ट्रेजेक्टरी में हेड कर रहा है इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर। तो L&T में बाई की सलाह है। करंटली 2069 का इसका कैश में प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 2035 का और टारगेट्स रहेंगे 2120 के। L&T में एक अपॉर्चुनिटी 2120 के टारगेट के लिए मौका आप ढूंढ रहे हैं। स्टॉक में आज देखिए 20 रुपए तक की बढ़त। कोहली साहब, अब आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा। तो हर्षिता, आज हमने चूज किया है भारत फोर्ज। तो थोड़ा सा लार्जेस्ट कंपनी है, एकदम मिड कैप नहीं कह सकते, बट कारण क्या है चूज करने का कि ये देखें हम 17-18 के बाद से ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफी डिटोरिएट कर गए थे, क्योंकि ये लगातार अपना केपेक्स कर रहे थे, नए नए बिजनेस में जा रहे थे। और जो इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये मेनली करते क्या है, बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो इंजन पार्ट्स हैं, क्रैंक शैफ्ट्स हैं, जो सीवीज में, कमर्शियल व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में जाते हैं। इनका लगभग आधा बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और वहाँ यूएस में भी हमने देखा कि उसमें ओवर कैपेसिटी थी। तो पिछले 3-4 साल में लगातार जो है वो फंडामेंटल्स काफी खराब होते रहे और कंपनी फिर भी अपना एक्सपेंशन जारी रखा। तो इनका जो ग्रॉस ब्लॉक है वो लगभग 4500 करोड़ से 8000 करोड़ का हो गया FY22 में। तो मतलब ये हुआ कि इतने एडवर्स सिनेरियो में भी कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन का जो थीम था उसको छोड़ा नहीं। दैट शोज कि मैनेजमेंट को कितना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में वो इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। और इन्होंने फिर उसमें नए थीम्स जोड़े, जैसे डिफेंस, ई मोबिलिटी, रेलवेज, वो सब चीजें जोड़ी। तो वो सब का बेनिफिट अब हमको लगता है कि 4 साल की वो मेहनत का असर अब दिखने वाला है। अब वो नंबर्स में आना शुरू होगा और कुछ कुछ उसका पोर्शन Q1 में नंबर्स में, Q2 के नंबर्स में दिखा हमें और आने वाले समय में भी दिखेगा। एक जो बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए बनेगा कि इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिफेंस में किया है, आर्टिलरी गन्स वगैरह बनाने के लिए। और हम जानते हैं कि डिफेंस का काम 4-5 साल बाद ही एक्चुअली नंबर्स में दिखना शुरू होता है। वो पीरियड अब ओवर हो गया है। इनको पहला ऑर्डर 1250 करोड़ का मिल चुका है, जो अगले 3 साल में इनको पूरा करना है। और जिस तरीके की वो अभी डिफेंस एक्सपो में इन्होंने उसके अपना प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया और उसका बहुत सराहना हुई। लगभग हर डिफेंस एक्सपर्ट ने ये माना कि इसके मुकाबले के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बाजार में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास आने वाले समय में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और दूसरा फायदा एज ए स्टॉक पिकर हमारे लिए क्या है कि इस 4 साल के पीरियड में खराबी के कारण जो कंपनी का पीक वैल्यूएशन मल्टीपल होता था, यानी कि लगभग 6 टाइम से 7 टाइम EV to सेल्स, वो घटकर आधा हो गया, 3.5-4 टाइम्स हो गया। तो अब यहाँ से जब नंबर्स आएंगे तो आपको अर्निंग्स का ग्रोथ मिलेगा और वैल्यूएशन मल्टीपल का जो री रेटिंग है वो भी मिलेगा। तो ये दोनों का मिला जुला काफी बड़ा आपको एप्रिसिएशन स्टॉक प्राइस में मिल सकता है। हमारा मानना है कि अगले 2 साल में कम से कम ये डबल होने के स्कोप भी रख सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भारत फोर्ज हम देख रहे हैं। डिस्क्लोजर अगेन, ये हमने अपने क्लाइंट्स को आज ही पोर्टफोलियोज में ऐड करवाया है, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड भारत फोर्ज की तरफ आता हुआ और आप कह रहे हैं नियरली डबल होने के आसार, 1700 का टारगेट यहाँ पर कोहली साहब ने दिया है। चलिए फटाफट आपके लिए रिकैप में कर देती हूँ ट्रेड्स और फिर कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर नया ट्रेड का मौका है। तो पहले आया था सस्ता ऑप्शन अंबुजा सीमेंट में, करीब 35 का टारगेट 570 की कॉल पर 21 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड, तो ये तेजी वाला ट्रेड। इसके अलावा फिर मानस ने पिक किया आपके लिए M&M, जहां पर खरीदारी आज फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक मोमेंटम देखने को मिला है ऑटो कंपनियों में, 1330 के टारगेट के लिए यह मौका। दूसरी तरफ चार्ट का चमत्कार में L&T पर नजरें हैं। आज सभी बिग बॉयज की बात हो रही है। वैसे 2120 के टारगेट के लिए अमित ने आइडेंटिफाई किया और मिड कैप फंडा में भारत फोर्ज का जिक्र कोहली साहब करते नजर आए 1700 के टारगेट के लिए। ये वो 4 ट्रेड्स जिस पर हमारे जानकारों की नजरें हैं और राय है तेजी की। इस बीच क्योंकि अंबुजा सीमेंट रेकमेंड किया गया 570 का कॉल, आप देखेंगे इस समय अल्ट्राटेक 1.5% ऊपर अचानक तगड़ी तेजी देखने को मिली और सारे सीमेंट कंपनियों में आप देखेंगे कि मजबूत चाल अब बनती हुई, जैसे कि कोई ऊपर खींच रहा है एनकाउंटर्स को।
अल्ट्राटेक के ठीक पीछे आप ग्रेसिम नोटिस कीजिए, 1.5% तक का इजाफा यहाँ पर भी बनता दिखाई दे रहा है, तो कुछ उछाल इधर। मिड कैप साइड पर दालमिया भारत जैसे ट्रेड्स हैं जो मजबूती पकड़ रहे हैं, हल्की बढ़त अब जेके सीमेंट में आ गई है, अंबुजा में तो एक बाय कॉल है ही। मानस, आप भी क्या कुछ पिक करेंगे, स्पेशली अगर अल्ट्राटेक या ग्रेसिम में कुछ दिखा हो, ये चाल और मजबूत हो सकती है? देखिए, मॉर्निंग में भी जब सीमेंट काउंटर्स की बात हुई थी तो बहुत ही शांत ट्रेड हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरी चॉइस अल्ट्राटेक थी। मैंने अल्ट्राटेक को मेंशन किया था कि पोजीशन बेसिस पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, शायद आपको 7100 7150 तक किस तरह देखने को मिलेंगे, और ब्रेकआउट आप क्लियर आ गया तो आप ट्रेडर के तौर पे भी 6970 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, और अब टारगेट आपको 7200 के सेट करने हैं अल्ट्राटेक में। अब बाइंग हो रही है क्लियरली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। बिरला सॉफ्ट ने स्टार्ट किया था, अब 3% बिरला सॉफ्ट ऊपर है, एक बार 2-3 स्टॉक्स लेकर आइए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इस स्टॉक ने एकदम से एक जंप दिखाया और ये स्टॉक अब 2.5% ऊपर है, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है इस समय। कोफोज सुबह भी एक रिकमेंडेशन आई थी कोफोज पर, वो स्टॉक इस समय एक मूव आपको दिखाता हुआ, तो वहाँ पर भी एक क्लियरली एक मूव है। सुबह से LNT इन्फोटेक काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ था, देखते हैं वो अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो अभी भी करीब 1.5% नीचे। लेकिन उसके अलावा बाकी के सारे जो मिड कैप IT स्टॉक्स हैं उनमें एक आप क्लियरली एक मूव अपसाइड पर देख रहे हैं। अपसाइड पर मूव जैसा हर्षदा ने स्पॉट किया, सीमेंट, इवन ACC में भी एक ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ है। ACC का चार्ट लेकर आइए राहुल जी। ये सीमेंट स्टॉक्स में ये कोई ट्रैक्शन दिख रहा है आपको खासतौर से? ये ओके, गाबा जी आप व्यू दीजिए ACC या अंबुजा पर। ACC मैं दे देता हूँ व्यू। मुझे ACC अच्छा ही लगता है, इनफैक्ट मोमेंटम है, हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे भी अच्छा है। ट्रेड कर रहा है 2559, पहला टारगेट रहेगा 2600, स्टॉप कितना होना चाहिए 2540। ट्रेड बनता है, अगर आज लिया और कल बेचे तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से 2600 पॉसिबल है ACC में। ओके, 2600 पॉसिबल है ACC में। चलिए अब थोड़ी और मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रिनाइसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरार का। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट की और एक पैराबोलिक फेज इस समय, ऐसे में क्या एडवाइस होगी आपके इन्वेस्टर्स को? गुड आफ्टरनून अनुज। हमारे इन्वेस्टर को यही एडवाइस है अनुज की कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रही है, एक स्वीट स्पॉट से गुजर रही है, और जो इकोनॉमिक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो मार्केट्स में भी दिखाई दे रही है। बिकॉज हमने जैसे कि देखा ये साल में काफी सारी ग्लोबल हेडविंड्स हैं, उसके चलते वर्ल्ड वाइड एक स्लोडाउन का फियर बना हुआ है, एंड प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर US और काफी यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी, पर एक इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी रहेगी जहां ग्रोथ रहेगी, नॉट ओनली दैट काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। मेरा इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस रहेगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें एक्विटीज में, एंड एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू गुड क्वालिटी कंपनीज विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। पंकज, जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक ही सेक्टर लीड नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर तेजी को, एक चीज हमने नोटिस की है, इट्स बीन अ सिक्लिकल प्ले, नॉट सिक्लिकल, साइक्लिकल प्ले, जहां पर एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन यहां से अगर इंडेक्स को अज्यूमिंग 20,000 तक निफ्टी पहुंचना है, उसके ऊपर के लेवल्स देखने हैं, कहां पर सबसे ज्यादा लीडरशिप आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि कल जब भी मार्केट अपने न्यू हाई पर आया तो रिलायंस का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बगैर हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। डू यू सी लीडरशिप कमिंग फ्रॉम अ बिग बॉय लाइक रिलायंस, या फिर कोई और क्षेत्र है जो शायद थोड़ा बहुत लीड ले सकता है इस तेजी को और मजबूत करने के लिए? तो हर्षदा, जैसे आपने बताया, ये काफी अच्छा एक रोटेशनल ट्रेड चल रहा है मार्केट में, जहां पे लीडरशिप ग्रेजुअली एक एक सेक्टर में रोटेट हो रही है, और ये एक अंडरलाइंग इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जब अच्छा करती है तो थोड़ा आगे पीछे होता है, पर सब सेक्टर्स अच्छा करने लगते हैं। सो यहाँ से अगर आने वाले एक साल का व्यू लें, अगर हमें लगता है कि बैंक्स ने काफी अच्छा किया लास्ट 6 महीनों में, बट दे विल कंटिन्यू टू लीड बिकॉज इनके नतीजे काफी अच्छे आते रहेंगे और सेक्टर में फंडामेंटल आउटलुक काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग एज ए सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए, बिकॉज एक अंडरलाइंग इकोनॉमी में हमें एक रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल दिख रहा है जो काफी समय बाद दिख रहा है। तो ये साल अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स शेयरों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, इनफैक्ट दे बीन सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। तो हमें लगता है ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा।
और इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, कंज्यूमर रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, एक कंज्यूमर थोड़ा सा बीच में स्लो डाउन था, पार्टली रूरल की वजह से, बिकॉज ऑफ ये हाई इन्फ्लेशन और काफी सारी कैटेगरीज में काफी हाई प्राइस हाइक हो गए थे। पर अब रॉ मटेरियल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस काफी सॉफन हो गए। हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में कंज्यूमर डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए। इसमें डिस्क्रिशनरी में आप ऑटोज को इंक्लूड करेंगे, और कौन सी सेगमेंट या पॉकेट खासतौर से, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी रैली हुई है कुछ स्टॉक्स में। हाँ जी, बिल्कुल अनुज, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ऑटोज इज पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसके अलावा आप देखें तो ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो ट्रैवल एज सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। होटल्स को हम देख सकते हैं, दे हैव डन वेरी वेल। लाइकवाइज अगर आप देखें तो रिटेल एज सेक्टर ने काफी अच्छा किया है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में हमने देखा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज बीन वेरी स्ट्रांग, तो उसकी वजह से सब रिटेल कंपनीज ने काफी अच्छा किया। और ऐसा लगता है जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी में और इनकम ग्रोथ हो रही है, आगे जाके भी कंज्यूमर स्पेंड करेंगे, वो चाहे हॉलिडेज पे स्पेंड करें, चाहे शॉपिंग पे या रिटेल पे स्पेंड करें, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे स्पेंड करें, चाहे वो ऑटोज में, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदें, पर कंज्यूमर्स के पास सेविंग्स हाई रहेंगी और उसके चलते वो पैसा स्पेंड करेंगे। तो जो भी सेक्टर को या बिजनेस को कंज्यूमर स्पेंडिंग से फायदा होता है, जो कि एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, जो कि कंज्यूमर की लिविंग के लिए जरूरत नहीं है, पर दे डू इट आउट ऑफ प्लेजर, जॉय, फन, एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट, तो उन सभी कंपनीज को या सेक्टर्स जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको उससे फायदा होगा। प्लेजर, जॉय, एंटरटेनमेंट की बात करें, लेकिन वहां पर मर्सिडीज तो कह रही है कि उनकी बिक्री नहीं हो रही क्योंकि लोग सारी पैसे सेव कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो ये जब स्पेंडिंग होगी, आई यू लुकिंग एट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंक्रीजिंग रूरल साइड पर भी, क्योंकि वो अब तक नहीं हुआ था पंकज, वो मिसिंग था एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, क्या वो पिकअप करेगा? और उनकी स्पेंड और अर्बन इंडिया की स्पेंड बहुत डिफरेंट है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके चैनल के माध्यम से एक मर्सिडीज को संदेश दूंगा कि उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस घटाने चाहिए। उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे बिकॉज वो एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस है, ना कि कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, उसको जहां नहीं लगती वो वहां स्पेंड जरूर करेगा। तो ये जो मर्सिडीज के इंडिया सीईओ वो एक्सक्यूज ले रहे हैं बिकॉज वो अपना सेल्स टारगेट नहीं मीट कर पाए होंगे। कमिंग बैक टू रूरल, यस, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। तो रूरल में एक थोड़ा सा स्लो डाउन या लीन पैच चल रहा था इकोनॉमी में, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लगा, उन पे कोविड की मार ज्यादा पड़ी थी, थोड़े से अनइवन मॉनसून साइकिल भी इस साल थोड़ा सा अनइवन था। पर अभी हमने देखा कि क्रॉप प्राइसेस काफी स्ट्रांग है और खरीफ क्रॉप का फार्मर्स को रियलाइजेशन आ चुका है। रबी की सोइंग जो है वो काफी स्ट्रांग हुई है। मनरेगा रिलेटेड जो जॉब क्रिएशन है वो काफी हेल्दी चल रहे हैं और गवर्नमेंट का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड स्ट्रांग है। तो ये सब के मद्देनजर हमें ऑलरेडी रूरल में एक रिवाइवल के ऑलरेडी इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट ईयर में रूरल इकोनॉमी अच्छा रिबाउंड करेगी। देखिए हर्षदा, मर्सिडीज जैसी कार्स के साथ एक प्रॉब्लम, ब्रांड्स का प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्राइस भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो इंडिया में कितनी कम इसलिए बिकते हैं क्योंकि जो मर्सिडीज लेता है उसको लगता है कि मेरे पास मर्सिडीज है। वो वाला वो कार भी अगर बाकी कारों के मुकाबले पे आ जाएगी तो फिर वो JLR पे शिफ्ट हो जाएगा या BMW में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो एक कैच 22 सिचुएशन है कि क्या करें। लेकिन जो मैंने नोटिस किया आजकल, अगर आप रास्तों पे जाओ, बहुत सारी मर्सिडीज और बहुत सारी BMWs दिख जाती है, क्योंकि लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं। हाँ, सेकंड हैंड। अगर आप इनका सर्विस चार्ज थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि ये गाड़ी आप खरीद तो लेंगे, सफेद हाथी है बेसिकली, पर उसको मेंटेन करने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, वहां पर अगर कुछ करें तो शायद इनकी सेल्स थोड़ी बहुत मैनेज हो जाएंगी। आफ्टर सेल्स कॉस्ट काफ़ी है यहाँ पर क्लियरली। अच्छा, ये आईटी में, खासतौर से मिड कैप आईटी में क्या व्यू है आपका इस समय? आपको लग रहा है पंकज की कोई पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है मिड कैप आईटी का अराउंड, या फिर अभी भी महंगे हैं ये स्टॉक्स? नहीं, मिड कैप आईटी में एक जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, मेरा ऐसा मानना है अनुज, वो हो चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज महंगे नहीं है, थोड़ा सा इन पे कंसर्न है यूएस रिसेशन का, और यूएस रिसेशन का ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि मिड कैप आईटी में इन्वेस्टर्स को अभी भी वेट करना चाहिए। अगर आईटी में लेना भी है तो मैं पहले लार्ज कैप आईटी लूंगा और एक बार 3 महीने देखते हैं कि यूएस इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर किस शेप में रहती है। रिसेशन जो आने वाला है यूएस में, ये शैलो रिसेशन रहता है कि डीप रिसेशन रहता है, और इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा आईटी पे, तो एक बार वो देख के फिर असेसमेंट करके मेरे हिसाब से मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आई वुड प्रेफर लार्ज कैप आईटी कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, लार्ज कैप आईटी कंपनीज। देखिए निफ्टी ने एक हल्का सा डिप दिया
और वो डिप क्या, एक जरा 5 मिनट का चार्ट देखिए निफ्टी का टिक बाय टिक अगर आ जाए तो वो आपको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगा कि वो जो बाय ऑन डिप्स हम बोलते रहते हैं क्या, या इवन बाय ऑन माइनर कंसोलिडेशन, एक हल्का सा डिप आया जो 18,680 तक लेके गया था निफ्टी को। ये देखिए आज वो 3 बजे वो मूव आया, उसके बाद ये देखिए क्या जो ज़बरदस्त ये 2-3 बड़ी कैंडल्स बनी। एक समय लग रहा था कि वो मार्केट में वो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन उसके बाद और अब ये वाला मूव है, ये है मार्केट का वो असली मूव। ये 3 PM मूव है 18,705 इस समय डेज हाई के ऊपर है अभी 18,706 निफ्टी पर। और अब अगर इस मूव में आप 18,730 निकालेंगे तो फिर होगी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उसके बाद आप सोचेंगे कि जो 18,700 कॉल लेटर है उसके बाद वो ये सोचेगा कि अगर आज हल्का सा भी फेड ने पॉजिटिव बोल दिया, हल्का सा भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है उसको, हल्का सा भी अगर पावल साहब ने पॉजिटिव बोल दिया और अगर कल गैप अप हो गया वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन, तो मार्केट कहाँ जाएगा। देखिए लास्ट एक्सपायरी आपको याद होगी थर्सडे को, क्या ज़बरदस्त कॉल राइटर्स की पिटाई हुई थी और एक लग रहा है कि मार्केट में उसी तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है। ये पैराबोलिक फेजेस जब आते हैं मार्केट में तो उसमें आपको अपसाइड पर ही पार्टिसिपेट करना है, भले रिलक्टेंटली पार्टिसिपेट करें लेकिन अपसाइड में पार्टिसिपेट करना है। ये आज मार्केट ने फिर आपको दिखा दिया है, डल मार्केट जब भी हो जाए उसको शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जी हाँ, और शॉर्ट करेंगे तो उसका फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, यही मार्केट आपको कह रहा है। तो जो 15 मिनट का विंडो दिया था राहुल शर्मा ने कि निफ्टी को 18,700 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, वो कॉन्शियसली होल्ड करता हुआ, और डाउ फ्यूचर्स भी मदद कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 50 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, इस समय 93 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 50 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो वहां से भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बनता हुआ। अच्छा, वेरी क्विकली नितिन मुरारका हमारे साथ अभी भी है, आई बेग योर पार्डन, पंकज मुरारका अभी भी है। पंकज जी, मैं एक आपसे विदेशी मार्केट से भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। आज जेरोम पावेल की बयान आने वाला है, एक स्पीच देंगे और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसमें लोग अनुमान ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक डविश स्टांस आता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया था। ये कितना बड़ा डिसाइडरी फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो ग्लोबल इक्विटीज में एंड स्पेशली भारत में, क्योंकि अगले हफ्ते हम भी अपनी एमपीसी शुरू होते हुए देखेंगे, 5 तारीख को और 7 तारीख को पॉलिसी आएगी। हर्षदा, मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबली मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन एंड वी आर वेरी क्लोज टू पीक इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो, एंड उसी के चलते ये जो लास्ट 1 महीने में रैली आई है इक्विटीज में ग्लोबली, वो उसी के चलते आई है, बिकॉज पिछले 2 महीने के मंथ ऑफ मंथ इन्फ्लेशन नंबर्स ग्लोबली यूएस में थोड़े बेटर आए हैं, जहां हमने देखा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी घटी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। सो मुझे लगता है कि फेड की कमेंट्री अभी भी हॉकिश ही रहेगी, बट मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट रेट हाइक होगा 14 दिसंबर को वो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स ही होगा, और इंडिया में भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि 35 to 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक होगा आरबीआई से, जब आरबीआई नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग होगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये सब मार्केट में प्राइस्ड इन है, बिकॉज मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। मार्केट्स 6 to 9 मंथ्स आगे की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक सिचुएशन को प्राइस करने की कोशिश करते हैं, एंड मार्केट से मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट्स पीक होंगी और फेड एक पॉज लेगा, बिकॉज तब तक इन्फ्लेशन काफी हद तक मॉडरेट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे ये फेड का स्टैंड भले ऑफिश रहेगा, पर उससे मार्केट में ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है मुरारका साहब, शुक्रिया आपका ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए पहले एक बार 18,734, अच्छा देखिए वो जैसे ही वो 18,700 क्रॉस हुआ था दूसरी बार, तभी एक इंडिकेशन आ गया था कि ये वो वाला मूव है जो मार्केट को अब लेके जाने वाला है, और वहाँ से देखिए आपको ऑलरेडी 30 पॉइंट मिल गए। 3 बजे का जो मूव होता है वो बहुत पावरफुल होता है मार्केट में, थोड़ा एक आध MSCI के एडजस्टमेंट का भी फैक्टर रहा होगा, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ। रिलायंस इस समय डे हाई पर, और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में, बैंक निफ्टी 43,200 क्रॉस कर रहा है। इसमें कोटक का बहुत कंट्रीब्यूशन है लास्ट के कुछ मिनटों में, और HDFC बैंक भी। ऑटो स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो एक काम करते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं और यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि नवंबर की ऑटो के बिक्री के जो आंकड़े आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। लग रहा है कि ओवरऑल आंकड़े अच्छे रहेंगे?
हाँ बिल्कुल अनुज, और स्पेशली जैसे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं, आयशर मोटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 2-3 कंपनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। लेकिन शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इन दोनों के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो लगभग आपको 34% की यहाँ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और टाटा मोटर्स की भी 18 से 20% की ग्रोथ आएगी। जहां तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, मारुति की 18% की ग्रोथ आनी चाहिए। सेल्स के आंकड़े लगभग 1,64,000 यूनिट्स के आसपास होनी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ईज हुई है, उसके कारण प्रोडक्शन मारुति ने बहुत ही अच्छे से रैंप अप किया पिछले 2-3 महीनों में, जिसका फायदा इसको होता हुआ दिखाई देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए ये स्टॉक काफी अच्छा फोकस में है। 40% की ग्रोथ यहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट में, और आपकी स्क्रीन पे जो गाड़ी है XUV 700, इसका नतीजा है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा फीका रहेगा, फ्लैट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 23-24,000 यूनिट्स के आसपास की जो मंथली रन रेट है, उससे थोड़ा बहुत बेहतर यहाँ वो कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड 36% की ग्रोथ, 70,000 यूनिट्स, 70,000 यूनिट्स वो एक्सपेक्टेड हैं, ये बेच सकते हैं। नवंबर के महीने में काफी अच्छी रही है इनकी फेस्टिव सीजन सेल्स। बजाज ऑटो, देखिए ये एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, क्योंकि जो अफ्रीका का बिजनेस और श्रीलंका का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है पॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से, उसके कारण एक्सपोर्ट्स में धीमापन आया है और ओवरऑल नंबर्स आपको 14% नीचे दिखेंगे। शायद ये एक ही कंपनी है जिसके नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, यहाँ अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के लगभग 4 लाख यूनिट्स बिकने का अनुमान है। ये टाइम रूरल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों ही टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं वो सेगमेंट में। तो ये क्लियरली एक अच्छा खासा मूव ऑटो कंपनियों में, और बिक्री के आंकड़े बेहतर होने के आसार बनते हुए यतिन वो अपडेट दे रहे थे। यतिन, हमें वो डीलिंग रूम चेक भी देंगे, लेकिन सेंसेक्स लगातार 5वें दिन अब रिकॉर्ड हाइस पर 63,000 के पार निकलता हुआ। सेंसेक्स पहली बार में यहाँ पर हर रोज आप देखिए नया इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में, और ठीक वही आपकी स्क्रीन पर हम लेकर भी आ रहे हैं। सेंसेक्स का जोश बढ़ता हुआ, और इस जोश में ऑफ कोर्स निफ्टी की भी चाल और भी जोरदार साबित हो रही है। ऑटो कंपनियों पर ही रहते हैं। M&M का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। ये 1300 के पार निकलता हुआ, और मेरे ख्याल में 1300 का ही टारगेट दिया था मानस ने। मानस 1300 कहा था राइट आपने, या फिर उसके ऊपर का टारगेट था? स्टॉक 46 रुपए की बढ़त पर। बिल्कुल, देखिए मैंने जो टारगेट दिए थे वो 1330 के थे, 1290 पे वो रिकमेंडेशन गया था, 1330 के टारगेट थे। 1300 कॉल ऑप्शन का रिकमेंडेशन मैंने दिया था 29 रुपए के आसपास, जो कि इस टाइम 36 रुपए के आसपास चल रहा है। खासा मोमेंटम इन ऑटो कंपनियों में। इनफैक्ट लगे हाथ बजाज ऑटो भी देखे तो 3753 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 2.5% तक की तेजी। आयशा भी 2% ऊपर। तो ऑटो कंपनियां अब आप कह सकते हैं टॉप गियर में भाग रही हैं, बहुत तगड़ी तेजी और बहुत तगड़े वॉल्यूम एक्शन के साथ। मार्केट, लेकिन आप ये जो वो कॉल लेकर आइए एक बार वापस जरा, वो 18,700 की हो। ये देखिए, मैं ये बात मैंने पिछले थर्सडे को भी बोली थी कि स्पेशली रिटेल को, कि अब अगले कुछ दिनों तक आप एक इस मार्केट में एक वो लीजिए, प्रण लीजिए कि आप कॉल्स नहीं राइट करेंगे इस मार्केट में। ये ज़बरदस्त एक मूव इस समय आता हुआ, वो प्रीमियम दिख रहा है कि आपको एक्चुअली 70 रुपये करीब, वो इस समय ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ 18,700 की कॉल में। और ये तो अभी हमने सिर्फ एक इवेंट में जा रहे हैं। इवेंट अगर पॉजिटिव हुआ इस मार्केट का तो क्या यहाँ पर मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी 43,200, तो वो एक 44,000 का जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी का, लगभग उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं। एक काम करते हैं, अब यतिन के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि डीलर्स क्या बोल रहे हैं उनको। यतिन, किन 2 स्टॉक्स के बारे में आपकी बात हुई? बिल्कुल अनुज, देखिए आज MSCI की ट्रेड्स पे फोकस था, बाजार ने एक सरप्राइजिंग स्पाइक दिया है, लेकिन 2 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आज फोकस में। सबसे पहले मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यहाँ देखेंगे आपके 25 से 30 रुपए की अपसाइड के लिए डीलिंग रूम्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले 15-20 मिनटों में ये स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ और एक पेग भी है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, इन्होंने ई-टेंडर्स खोले थे लिकर शॉप्स की लाइसेंस देने के लिए, और वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियों को इसका फायदा होगा। तो ये एक ट्रिगर है शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के लिए। इसके अलावा जाइडस लाइफ, ये स्टॉक में आपने देखा है ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है,
पोजिशनली डीलिंग रूम्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1-2 दिनों से हम बात कर रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्ट पड़ रहा है, खास करके कैडिला यानी जाइडस लाइफ और लुपिन जैसे स्टॉक्स में 425 से लेकर 430 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए यहाँ खरीदारी की जा रही है HNI टेस्ट पे। तो जाइडस लाइफ और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये 2 स्टॉक्स आज फोकस में है। ओके यतीन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। 18,757 निफ्टी पर, और देखिए 63,000 क्रॉस करने की बात कर रहे थे हम, 63,100 भी अब इस समय सेंसेक्स क्रॉस करता हुआ, और निफ्टी बैंक में भी ज़बरदस्त मूव। डिवीज लैब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, क्या जबरदस्त मूव आ रहे हैं आज तक मार्केट में। हाँ, जबरदस्त एक अंडरस्टेटमेंट है ना, जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, बहुत बड़ा मूव, और बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 350-400 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी। इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग इस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया। आज हम जब YouTube लाइव कर रहे थे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था मुझसे और नीरज जी से कि ये जो इस तरह की मार्केट है कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि अंदाजा नहीं था कि तेजी भी होगी तो इतनी तेजी होगी। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, यही मैं एक जो हमारे जो दर्शक हैं, जो रिटेल हैं, उनको मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मार्केट में ये गलत क्वेश्चन होता है कहाँ तक जा सकता है। मार्केट में असली क्वेश्चन होता है कि आप पैसा कैसे बनाएंगे, और इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है। जो स्टॉक बुल मार्केट में एक बार आते हैं तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं, आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आज सुबह हमने कहा था 18,550 का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, कल सुबह वो नंबर हो जाएगा 18,650। रोज अब आपको उसको 50-100 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, और इस मार्केट को उसी तरीके से अप्रोच करना है 18,760। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आज मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। ये हमारी जो मार्केट है, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 2:30 से 3:30 बजे वाला जो ट्रेडर है वो सबसे स्मार्ट ट्रेडर होता है। 2:30 से 3:30 बजे वाला जो मूव होता है वो कभी गलत नहीं पड़ता, वो अगले दिन उसी हिसाब का आपको गैप अप या गैप डाउन मिलता है। तो ये मार्केट कुछ हद तक प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि आज रात को शायद फेड की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर GDP डेटा में कोई बहुत इंटरेस्टिंग आपको शायद एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाएगा। दो में से एक चीज़ होगी, दोनों भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती हैं। और देखिए, एक बार जैसे कहते हैं ना, बुल मार्केट में स्टार्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं, बेयर्स मार्केट में मर्फीज लॉ प्ले होता है, सब कुछ गलत होता है। ऐसे बुल मार्केट में सब चीज़ें आपके साथ उसके बैठती रहती हैं। तो ये उस तरीके की हम एक मार्केट में जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कल तो पॉसिबल है कि हम 18,800 18,850 के ऊपर शुरुआत करें, जिस तरीके का मार्केट में आज मूव दिख रहा है उस हिसाब से। तो बहुत तगड़ी तेजी एक्चुअली, 18,800 की तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, और फ्यूचर्स तो वही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में जिस तरह का मूव देखने को मिला और जिस पेस से वो तेजी आई है वो सराहनीय है। अब देखिए, कुछ स्टॉक्स जिनमें अचानक खरीदारी बनती हुई, हम एवएनएम आयशर की बात कर रहे थे, सिप्ला 1.5% ऊपर खड़ा हुआ है, नेस्ले में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला, आप डीवीज लैब मेंशन कर रहे थे, वहां पर अच्छी खासी तेजी। बैंकों में कोटक के साथ साथ एक्सिस देखिए वो जोर पकड़ता हुआ, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ा सा रिवर्सल आया, ये लगभग 1% ऊपर आ चुका है। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने लूजिंग एंड पर पकड़ा था, वहां पर 0.5% तक की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो बैंकों में ऑफकोर्स वो जोश आता हुआ, और 230 अंकों की बढ़त इधर बनती दिखाई दे रही है। अब हम BTST की तरफ बढ़ेंगे। दावा साहब बताइए, ये ट्रेंड बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर मार्केट, क्या ट्रेड लेंगे आप? लॉन्ग साइड, और वो है SRF। कल से हम ऑब्जर्व कर रहे थे दीपक नाइट्रेट और SRF को। SRF ने आज मजबूती दिखाई है, 2364 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 2350 का, बस टारगेट 2400 SRF। हमें इस समय आप बाय की ट्रेड लेंगे, ये है एक BTST कॉल इस समय। मानस, आपका ट्रेड लेंगे BTST के लिए? DLF पे एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, क्योंकि DLF के पैटर्न देखिए तो करीब 7 सेशन से लगातार 20-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आज तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक DLF में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 397 के रहेंगे, और 415 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं DLF के टारगेट के लिए। DLF में एक मौका 2.5% ऊपर, याद रखिए ये स्टॉक का इस समय ट्रेड कर रहा है। अमित, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षिता मैम, मैं अल्ट्राटेक के साथ जाना चाहूंगा। अल्ट्राटेक में आज एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, इसने लगभग अपनी 1 साल की रेजिस्टेंस को आज क्रॉस किया है, जो कि लगभग 7,000 के लेवल्स पे आती थी। और अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें तो पिछले 15 दिनों से स्टॉक काफी कंस्ट्रक्टिवली कंसोलिडेट कर रहा था, और आज एक फाइनली इसमें ब्रेकआउट आ गया है। 7,080 का प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 7250 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 7,000 का। एक बार सतपुत्र जी कॉल लेने से पहले एक बार अंबुजा सीमेंट की भी वो लास्ट कैंडल दिखा दीजिए, जो आई थिंक राहुल जी कॉल देकर गए थे जाने से पहले, उसमें एक
ज़बरदस्त मूव इनफैक्ट सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में। लेकिन देखिए ये अंबुजा सीमेंट का वो चार्ट 571 18,775 लग रहा है निफ्टी आज ही 18,800 मारने के मूड में है। थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए। जब मैं हर्षदा जब 18,700 अभी आया था ये मतलब कुछ 3:04 पे 18,700 लगा था एक्चुअली। तो 13 मिनट में निफ्टी ने आपको 70 पॉइंट दिए हैं। तो मतलब ये होता है मोमेंटम प्ले। और इसमें अगर आप खेलें, और ये एक चीज़ है कि आज देखिए पहली बार 18,700 गया नीचे आया, दूसरी बार 18,700, दूसरी बार जब वो एक लेवल क्रॉस करता है इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद मार्केट रुकता नहीं है। ये दोनों साइड काम करता है। पहला टेस्ट नॉर्मली सक्सेसफुल नहीं होता, दूसरा टेस्ट जबरदस्त सक्सेसफुल होता है और ये इस समय अब हम देख रहे हैं। चलिए राजेश जी की भी BTST कॉल ले लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या क्या ट्रेड करेंगे आप? BTST होगा मेरे ख्याल से, STBT की तो शायद हिम्मत होगी नहीं इस समय। नहीं अनुज जी, डेफिनेटली ग्रासिम मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। ऑलरेडी आपकी बात हो चुकी है तो मैं सीधा स्टॉप लॉस एंड टारगेट ही देता हूँ। 1769 के आसपास से 1750 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट सेट है वो 1810 का रहेगा फॉर टुमारो। 1810 के टारगेट के लिए ग्रासिम देखिए सीमेंट कंपनियों ने अपनी मजबूती साफ तौर से दिखा दी है। ये गेन्स अपने और भी बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, सीमेंट, सभी काउंटर्स, FMCG जो रैली सुबह में या फिर दोपहर तक सिर्फ मेटल और ऑटो तक सीमित थी, अब यहाँ पर दरवाजे खुल गए हैं बाकी सभी सेक्टर्स के लिए और बहुत जमकर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसमें अचानक वो स्पाइक आया। अब ये स्पाइक झांसा है या मौका? अमित, श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर आपने देखा होगा, इसमें हरकत काफी जोरदार आती हुई दिखाई दी। स्टॉक लेकर आइएगा। ये देखिए क्या स्पाइक आया, 86 रुपए, 7% भाग गया ये स्टॉक बात करते करते। पूरे दिन हमने इसकी चर्चा भी नहीं की थी। ये लास्ट आवर में या फिर लास्ट 10 मिनटों में जो खींचा गया है, क्या कीजिएगा? BTST के हिसाब से हर्षद डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए बिकॉज ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे 1340 का एंड प्रोबेबली मोमेंटम लगता है हमें 1400 तक के लेवल्स तक लेके जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मुझे लग रहा है इसमें मार्केट एग्ज्यूम कर रहा है शायद आपकी एक कमर्शियल व्हीकल सेल्स बहुत अच्छी आएंगी आज तक, क्योंकि ये CV प्लेयर है, CV फाइनेंसिंग में है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। जी हाँ। दूसरा स्टॉक जो इसी कैटेगरी में आता है वो है चोलामंडलम। तो उस पर भी देख लेते हैं कि उसमें भी मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार बहुत इंटरेस्टिंग मूव, ये जो आपने मूव पकड़ा है, एक बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर लेकर आइए। देखिए ये जो है ना, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। वो उनकी जो डील हुई थी उसके बाद भी मैंने ये मूव नोटिस किया था। ये ज़बरदस्त एक विरोधाभास है यहाँ पर। ये दिसंबर फ्यूचर इसका इस समय सिर्फ 3% ऊपर है और इसका डिस्काउंट देखिए हर्षदा, इस समय 72 रुपये का डिस्काउंट। इसमें फ्यूचर सिर्फ 2% ऊपर है और वो जो स्पॉट है वो काफ़ी ऊपर है। बस स्पॉट वापस लेकर आइए। एक्चुअली सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, क्या हाँ डिस्काउंट है, देखिए 1285 रुपये का फ्यूचर है और 1360 रुपये का वो जो डिस्काउंट है वो गलत दिखा रहे हैं हम, वो उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट करीब 77 पॉइंट का है। तो लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है इसमें, बार बार हो रहा है इसमें ऐसा। इनफैक्ट दलजीत जी हैं क्या हमारे साथ? चलिए ठीक है। तो लेकिन मानस, इसमें कोई इंटरेस्टिंग मूव आप पकड़ पा रहे हो? क्योंकि कैश में इतना ज़बरदस्त मूव फ्यूचर में आ ही नहीं रहा है। वो मूव 8% कैश में ऊपर है, 2% फ्यूचर में ऊपर है। देखिए अगर हम कैश के चार्ट देखें, क्योंकि वही ज्यादा जेन्युइन लगते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है और अब आपको शायद 1420 1430 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि जिस पिछले करीब अगर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में जिस तरह का मूव देखने को मिला है, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। स्टॉप लॉस काफी दूर आता है, स्टॉप लॉस आता है 13-14 के आसपास, तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। आई थिंक रहने देना बेहतर है। कल फिर क्लियरिटी होगी और छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे तभी खरीदारी करेंगे। ओके, इस समय नहीं, लेकिन आगे देखते हैं टिकता है या नहीं। फिलहाल 8% तक की तेजी बात करते करते स्टॉक में आ गई है। इनफैक्ट एक और काउंटर जिसका जिक्र हो रहा था, PI इंडस्ट्रीज भी स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज। वहां पर भी मैंने नोटिस किया था थोड़ा सा एक्शन जोर पकड़ रहा था जाते जाते। 129 रुपीज की बढ़त, 4% ऊपर है ये। आपकी राय क्या रहेगी गावा साहब इस पर? दूसरा स्टॉक प्लीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्लीज रिपीट कीजिए। हेलो, PI इंडस्ट्रीज, PI पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड इसका पहले नाम था। 3500 रुपए का भाव। या सॉरी PI इंडस्ट्रीज में चार्ट निकाल लेता हूँ। यस, PI इंडस्ट्री का चार्ट निकाल लेता हूँ। यस, मिल गया। मेरे ख्याल से स्टॉक लेने लायक है, अभी लेने लायक है। ट्रेड कर रहा है 3500 पे, स्टॉप होगा 3450।
टारगेट है 3600। मोमेंटम अच्छा है, सेटअप अच्छा है, राउंडिंग बॉटम है और सिग्नल ने भी बाय कर दिया है। PI इंडस्ट्रीज गुड बाय 3600। आ गया 17,800। आपको लग रहा था कि हैरानी लग रही थी उसमें आपको, लेकिन 18,800 17 की इतनी आदत होगी ना, 18 के ऊपर थोड़ी सी जिंदगी डिफिकल्ट हो रही है बोलने में। हाँ, और अभी तो 19 की भी प्रिपरेशन करनी है हमको जिस तरीके से जा रहा है। देखिए सेंसेक्स 63,000 का हमने स्टैम्प डाला था, 63,230 सेंसेक्स पर इस समय। और ये एक मूव्स होते हैं, ये कई बार होता है वेंसडे को ऐसे मूव आते हैं वो एक्सपायरी से एक दिन पहले, और वो एक्सपायरी के मूव को पहले पूरा प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मैं बोलूँगा, जो दर्शक सुन रहे हैं वो स्पेशली अगर उन्होंने कॉल ऑप्शंस ली थी और अगर एक हिंट को फॉलो किया था, जब शो के स्टार्ट में भी एक क्लियर कट आपको बोला गया था कि इस 18,700 की कॉल पर फोकस करिए। अगर आपने वो कॉल्स लिए तो देखिए हाफ बुक कर लीजिए। जब भी मार्केट में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिखे, वो जो 25 या 30 रुपए की कॉल है वो इस समय अब 100 रुपये हो गई है, 102 रुपये इनफैक्ट अब उसका भाव है 18,700 की कॉल का, तो वो आपको 101 रुपये है वो भाव है आपका। तो 30 रुपये वाला ऑप्शन अगर आपका 101 हुआ है तो हाफ बुक करिए और हाफ को अब आप कल के लिए प्ले करिए। ठीक है, ऑप्शंस में एक और मैं आपको एक बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शंस आप जब भी लें 2 के मल्टीपल्स में लें, तो उससे होगा क्या कि आप हाफ बुक कर सकते हैं। जब 30 वाला 100 हुआ तो आपने हाफ बुक किया, तो भी आपने इतना पैसा बना लिया कि अब आपकी कॉल ना सिर्फ फ्री है बल्कि जो दूसरी कॉल है वो भी अब प्रॉफिट में है। तो आप कल आप उसको आप पूरा खेल सकते हैं कि अगर कल मान लो वापस आपको एक 100-150 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो, और अगर वो नहीं मिला तो फिर इतना बड़ा प्रॉफिट कल सुबह बाई चांस मान लो किसी वजह से मार्केट गैप डाउन दे दे, किसी वजह से होते हैं मार्केट में रीजंस, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। यूएस मान लो गिर जाए बहुत ज़्यादा, मार्केट आपको गैप डाउन दे दे, तो आपको एटलीस्ट ये दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने कल वो 30 रुपये वाली कॉल 100 रुपये हो गई तो बेची नहीं थी। तो हाफ बेचिए, हाफ को लॉक इन करिए और बाकी के हाफ को कल के लिए देखिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप मार्केट देखिए हर्षिता, 1.5% का मूव मिड कैप इंडेक्स में से, और हमें लग रहा था कि मिड कैप आज चलेगा नहीं, जब वो 100 पॉइंट की बढ़त दिखाने के बाद थोड़ा सा फिसलने लगा था। 400 पॉइंट का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में, एक थंपिंग तेजी आज के बाजार में। और जिस दिन हमने दरअसल हाई छुआ था 18,604 वाला, उस दिन मिड कैप्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। तो आज सही मायने में आप कह सकते हैं बाजार के अलग अलग क्वार्टर्स में ज्यादा जोश और जश्न मनता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह की तेजी मिड कैप में आई है। अच्छा, मिड कैप के कुछ ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जहां पर बहुत तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। एक तो चोला फाइनेंस लेकर आई है 3% ऊपर, जोमैटो का काउंटर 65 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपको याद होगा, जिक्र किया था यतिन ने, वो MSCI इंडेक्स में यहाँ पर एलोकेशन बढ़ेगी और वो स्टॉक भी करीब 2% ऊपर आ गया है। बजाज होल्डिंग्स में भी वही हो रहा है। तो जो MSCI का फैक्टर था अनुज, इन स्टॉक्स में तो डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहा है। बजाज होल्डिंग्स 7.5% ऊपर। हाँ, वरुण बेवरेजेस की बात हुई थी, वरुण का भी एक बार चार्ट लेकर आइए, वहां पर भी वो MSCI का फैक्टर और जबरदस्त मूव, ये सब मूव्स आपको कैश में दिखाई देंगे। एक्चुअली कैश मार्केट स्टॉक्स में ये सब मूव्स दिखाई देंगे करीब करीब। ये देखिए क्या आप, ये बजाज होल्डिंग्स था, वरुण बेवरेजेस का मूव देखिए 12% का मूव है हर्षिता, और ये पूरा का पूरा करीब करीब 3 बजे के बाद आया है। अच्छा देखिए, आज जोमेटो में हमने सुबह एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी कि जोमेटो आज शायद ना गिरे बल्कि आज शायद जोमेटो चल जाएगा। ये एक मार्केट का एक कॉन्फिडेंस है अब कि अब जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और ये सिर्फ जोमेटो के लिए नहीं है। अब आप एक नोटिस करेंगे डिलीवरी में भी कल यही हुआ था एग्जैक्टली। ब्लॉक डील की सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई थी, अब ब्लॉक डील की सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो इससे एक फायदा ये भी होगा कि इवन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो जो गिरते प्राइस की वजह से उनको थोड़ा डर लग रहा था, उनको भी एक थोड़ा कंफर्ट आएगा कि शायद अब यहाँ पर बॉटम बन गया है। ये कोई, मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल मेरा कॉल है कि ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, डिजिटल स्टॉक्स हैं, इनमें कुछ एक मार्केट ने एक इंडिकेट किया आपको कि कहीं ना कहीं जाकर देखिए, कहीं ना कहीं हर स्टॉक एक अच्छी बेट होती है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन निफ्टी 18,800 के पार हर्षिता लगा दिया, 18,800 आज ही लगा दिया। देखिए एडजस्टमेंट के बाद 18,800 से थोड़ा नीचे क्लोज होगा, लेकिन मेरे ख्याल 18,785 या 90 के करीब बंद होगा, लेकिन एक बार के लिए तो 18,800 के ऊपर आ गए हैं। जी हाँ, और आज जमकर खरीदारी हुई है, लेकिन हाँ बढ़िया मूव्स देखने को मिले। 18,800 पर अगर थोड़ी देर टिक जाए तो शायद और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जितना मार्केट दिखाया आपको कम लगता है जब आप वो तेजी के मूड में रहते हैं। 3% ऊपर इस समय इंडेक्स दिखा रहा है। चलिए आखिरी 3 मिनट बचे हैं, एक दो और ट्रेड्स आपके सामने रख देते हैं। M&M में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है, 4.5 से 5% तक की तेजी जाते जाते। अच्छा, सिप्ला, गावा साहब आपने सिप्ला मेंशन किया था ना, कल BTST था, ये 1148 के लेवल्स पर। आपका ट्रेड अभी इंटैक्ट है या फिर प्रॉफिट बुक कर ले?
नहीं, प्रॉफिट तो बुक नहीं करना चाहिए, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1160, फिर 1180 जो चार्ट बना है और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस, वो तो बढ़िया है, वो तो लगता है आप पहुंच जाएगा। मॉडिफाई करना है तो सिर्फ स्टॉप मॉडिफाई कर सकते हैं 1130 लगाकर, लेकिन कैरी इट फॉरवर्ड। 18,805 का हाई इस समय निफ्टी पर, ज़बरदस्त। बहुत एक 18,808 का हाई। एक्चुअली जब मार्केट में इस तरीके के मूव्स आते हैं ना हर्षिता, तो बहुत एक थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि एक थोड़ी नहीं, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और खासतौर से जब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करे। आज मिड कैप्स ने जो पार्टिसिपेशन दिखाया है, क्योंकि उससे जो लोगों की शिकायत होती है कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला, अब पिछले 2-3 दिन से पोर्टफोलियो भी चल रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। अब जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट ऊपर है, करीब 1.5% का मूव है। और ये तो मुझे लग रहा है शुरुआत है मिड कैप इंडेक्स में। पूरा का पूरा दिसंबर का महीना मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी बड़ी रैली आएगी, आप याद रखेंगे, क्योंकि मार्केट में एक क्लियर एक ट्रेंड बन गया है कि अब अपसाइड पर मोमेंटम इंटैक्ट है। और अब स्टॉक्स, अब मार्केट चेज करेगी वहाँ जहाँ वैल्यू है। वैल्यू कहाँ पर है? वैल्यू अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। निफ्टी में इस समय 18,800 पर वैल्यू नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हर्षिता ज़बरदस्त वैल्यू है। तो इस कन्विक्शन को, तेजी वाले कन्विक्शन को और पुख्ता करता हुआ बाजार आज जिस तरह की चाल इसने खेली है, 18,808 के लेवल्स पर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। 190 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक ने एक बहुत तगड़ा रिवर्सल दिखाया, 250 पॉइंट की तेजी इस समय स्क्रीन पर आती हुई। और मिड कैप इंडेक्स के क्या कहने, 433 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप ध्यान देंगे, ज्यादा गैप है नहीं, लेकिन हाँ एडवांसिंग स्टॉक ज्यादा देखने को मिले हैं। बहुत बढ़िया मूव। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे तो वहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। और आज आप कह सकते हैं ज्यादातर इंडाइसेस ने दरअसल इस तेजी में भाग लिया है, खरीदारी की है। मिड कैप इंडेक्स वहां पर 400 पॉइंट ऊपर, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 70 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक आपके सामने, आईटी की बात हम कर रहे थे, जहां पर मिड कैप आईटी में ज्यादा जोश देखने को मिला, और ऑफ कोर्स फिर बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स को भी ऊपर खींचा है। लेकर आइए मेटल इंडेक्स, लेकर आइए ऑटो इंडेक्स, वहां पर आपको साफ दिखाई देगा किस तरह की कन्विक्शन के साथ आज की तेजी हुई है। बाय कॉल्स आए हैं। मेटल्स में 1 से 2% तक का, लगभग 2% तक का मूव देखने को मिला है। ऑटो भी करीब 245 पॉइंट ऊपर। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मूव्स दरअसल ज्यादा बड़े थे। M&M देखिएगा, आज जोमेटो देखिएगा, क्योंकि वो खबरों में था। साथ ही साथ M&M में 4% का इजाफा, जोमेटो में ब्लॉक के बाद 3.5% तक की बढ़त, 65-75 पर ये टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बड़ा मूव। ट्रांसपोर्ट पर जाते जाते वो अपडेट इनफैक्ट हमें हमारी रिसर्च टीम शेयर कर रही थी। सुमित ने कहा था आज वो मर्जर की एक्सटेट हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखें। 7% भागा है ये ट्रेड आज क्लोजिंग पर। एक बार हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर सुबह में जो पूरा स्क्रीन है वो आधी आधी बटी हुई थी। देखिए सिर्फ 3 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स मंदी की तरफ बैठे हैं। इंडसइंड 1% नीचे, SBI 1% नीचे, HCL टेक में आधे % का दबाव, और ITC आज थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ आधे % का प्रेशर। बाकी स्क्रीन हरी है। M&M टॉप परफॉर्मर, हिंडाल्को में 3% का इजाफा। हम सीमेंट कंपनियों की बात कर रहे थे, ग्रासिम देखिए, अल्ट्राटेक देखिए, जबरदस्त खरीदारी। FMCG में HUL के लिए एक और तेजी वाला चित्र साबित होता हुआ दिखाई दिया। और ऑटो में बजाज ऑटो, आपका टाटा मोटर्स, आपका आयशर मोटर, हीरो मोटर्स, सब में अच्छे खासे गेन्स बनते दिखाई दिए। और बैंकों में कोटक की अगुवाई में बाकी निजी बैंकों में भी खरीदारी आई, स्पेशली एक्सिस इसका ज्यादा साथ दे रहा था। HDFC ठीक ठाक था, और ICICI में भी थोड़ा बहुत आधे % तक का पिकअप देखने को मिला। कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार सत्र, दमदार सत्र, जबरदस्त सत्र, बहुत तगड़े गेंस देखने को मिले हैं। 18,800 के दर्शन हुए, लेकिन उसके काफी क्लोज देखने को मिल रहा है। 18,780 के आसपास इंडेक्स जाकर टिका है। फटाफट देखते हैं आज नीरज और आशीष ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उनका क्या हाल रहा। LT फूड्स तेजी की तरफ, बंधन, IDFC सब में खरीदारी देखने को मिली, और स्टार हाउसिंग 1.5% फिसला, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव न्यूज पर शॉर्ट का कॉल था या फिर मुनाफा वसूली का कॉल था। अरविंद चला, अदानी एंटरप्राइजेस चला नीरज के लिए, चमनलाल सेठिया चला, लेकिन नायका पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। ये नीरज ने आज सुबह में आगाह किया था, ठीक वही हुआ। तो ये रहा आज का मूव। इनफैक्ट MSCI का प्ले, लार्जली मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ, और ऑफ कोर्स डाउ फ्यूचर्स
उससे भी काफी ज्यादा मदद मिली है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पर हम देख रहे हैं आज की समाप्ति, और निफ्टी फ्यूचर्स तो बहुत तगड़ा प्रीमियम दिखा रहा है 18,889 के लेवल्स पर, तो 18,900 की तैयारी वहां पर होती हुई। इंतजार रहेगा कल के क्यूज का, और देखते हैं आज जेरोम पावेल की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। कल सुबह ताजे क्यूज, ताजे अपडेट्स के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।